Please subscribe to my YouTube channel, Novel Hindi Audiobook Story. My Telegram channel, Prince and Raj Audio Story in Hindi. Web Novel Audio Story in Hindi. राज शिंदे ऑडियोबुक स्टोरी इन हिंदी मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास सहायक चरित्र का हरम बहुत सामान्य है। अध्याय 468। दो मुख्य पुरुष पात्रों की मुलाकात। सहायक चरित्र का हरम बहुत सामान्य है। सी 468। दो मुख्य पुरुष पात्रों की मुलाकात। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 468। दो मुख्य पुरुष पात्रों की मुलाकात। लेथेल, तुम मजाक कर रहे हो, है ना? लेथेल ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मेरा जीवन इतना जटिल नहीं है? हे, इतना गुस्सा मत हो। मुझे पता है कि मैंने जो किया वो तुम्हें पसंद नहीं आया। हालांकि जैसा कि तुम देख सकते हो, बारोसिक एक मूर्ख है, लिलिथ ने समझाया। तुम एक नायक हो, वह सारी प्रसिद्धि जो वह चाहता है वह तुम्हें मिल जाएगी। अगर मैं ऐसा नहीं भी करूं तो भी वह तुमसे नफरत करेगा और तुम्हें मारने के बारे में सोचेगा। आपको याद रखना चाहिए, भाग्य का पहिया घूम चुका है। भले ही आप छिप जाएं, लेकिन नायक आपको ढूंढ ही लेगा। बारोसिक रिप्का से अलग है। मुझे नहीं पता कि रिप्का किस तरह का व्यक्ति है या उसका अतीत क्या है। हालांकि वह घमंडी लगता है, लेकिन वह एक बुद्धिमान व्यक्ति भी है जिसकी अपनी नैतिक सीमाएं हैं। लेकिन बारोसिक अलग है, वह उन सभी से नफरत करता है जो उससे बेहतर हैं। आप अकादमी के नायक के रूप में जाने जाते हैं, देर सवेर उसकी नफरत आप पर भी पड़ेगी। इसलिए मैंने आपको बारोसिक का असली स्वरूप पहले ही दिखाने का निर्णय लिया ताकि आप सतर्क रह सकें और उसके हमले से बच सकें। ये सुनकर लेथेल को लगा कि यह उचित भी है और गलत भी, लेकिन वह नहीं जानता था कि गलत क्या है। अंत में उसने आह भरते हुए कहा, ठीक है, ऐसा लगता है कि आप सही हैं। लेकिन उसकी क्षमता भी बहुत डरावनी है। अगर नियंत्रित नहीं किया गया तो मुझे डर है कि वह जल्दी से विकसित हो सकती है। लेथल को पता है कि इनसाइट कितनी डरावनी है। उदाहरण के लिए, बारोसिक सड़क पर चल रहा था, तभी उसने एक व्यक्ति को एक साधारण पत्थर बेचते देखा। उसने उस पत्थर को खरीदने के लिए सिर्फ एक सोने का सिक्का इस्तेमाल किया। हालांकि केवल वही अपनी विशेष क्षमता के कारण उस पत्थर का असली मूल्य जानता है। यदि बारोसिक उस पत्थर को बेच देता है या उसके अंदर की ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है तो वह आसानी से स्तर ऊपर कर सकता है। ऐसा मत सोचिए कि यह बहुत असंभव है। मुख्य पात्र के आभामंडल के कारण, चाहे वह कितना भी अविश्वसनीय क्यों न हो, कुछ भी हो सकता है। क्या आपके पास अभी भी कोई योजना है? लेथेल ने भौहें सिकोड़कर पूछा। लिलिथ ने अपना सिर झुकाया और हैरान चेहरे से उसकी ओर देखा। क्या योजना है? लेथेल, ऐसा लगता है मैं ही एकमात्र खतरे में हूं। हा, ठीक है, चिंता करने से भी कोई समस्या हल नहीं होगी। लिलिथ मुस्कुराई और बोली, तुम्हें भी अभ्यास करना होगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्या? लेकिन लेथेल कहने ही वाला था कि उसे बारोसिक का सामना करने के लिए तैयार होने की जरूरत है, लेकिन लिलिथ ने तुरंत उसकी बात बीच में ही रोक दी। वह बहुत कमजोर है, अगर तुम उसे एक बार भी उड़ा दोगे तो वह उसे मारने के लिए काफी है। इतनी चिंता क्यों करते हो? लिलिथ ने मुंह बनाते हुए कहा, अब तुम्हें अभ्यास करने की जरूरत है, समझे? लेकिन बस, लिलिथ ने सख्त चेहरा बनाया, लेकिन ये थोड़ा प्यारा लग रहा था। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। वह एक प्यारी 70 वर्षीय महिला की तरह थी। अब तुम्हारा मुख्य लक्ष्य मजबूत बनने के लिए प्रशिक्षण लेना है। इसके अलावा तुम अभी मेरी कक्षा में हो, इसलिए तुम मेरे छात्र हो। लेथेल, उसने आह भरते हुए कहा, क्या तुम सचमुच मुझे मौत के घाट उतारना चाहते हो? लेथेल, तुम बहुत मूर्ख हो। लिलिथ मुस्कुराई और उसके सिर पर हाथ फेरा। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम ही हो जिसने मुझे निराशा की तह से खींचकर आशा की रोशनी दिखाई। मैं तुम्हें कैसे नुकसान पहुंचा सकती हूँ? बस, चाहे आप अभी कितने भी चिंतित हों, इससे कोई समस्या हल नहीं होगी और आप अभी बारोसिक को नहीं मार सकते। दुनिया की इच्छा अभी भी उसकी रक्षा कर रही है। अगर आप उसे नुकसान पहुंचाएंगे तो आप ही खतरे में होंगे। ये सुनकर लेथेल ने गहरी सांस ली। सौभाग्य से लिलिथ ने उसे यह बात याद दिला दी, अन्यथा वह खुद को नरक में डाल लेता। एलेक्स को आसानी से मारने के बाद वह ये भूल गया कि पुरुष नायकों को मारना बहुत कठिन है। सिस्टम के आइसोलेशन फंक्शन का इस्तेमाल करने के बाद भी एलेक्स का मरना लगभग असंभव था। याद दिलाने के लिए शुक्रिया, लेथेल ने मुस्कुराते हुए कहा। इसलिए स्नैप, लिलिथ ने तुरंत अपनी उंगलियां चटकाईं और 50 किलो से अधिक वजन का एक बैग उसकी पीठ पर आ गया, जिससे वह लगभग जमीन पर गिर गया। तुम, लेथेल ने दांत पीस लिए। हे, तुम उनसे ज्यादा ताकतवर हो, इसलिए 50 किलो वजन उठाना ठीक रहेगा, है ना? लिलिथ मुस्कुराई और बोली, चलो अभ्यास करो, पसीना बहाओ, यही जवानी है। लेथेल बाहर, बारोसिक के कक्षा से बाहर जाने के बाद वह छात्र प्रबंधन कक्ष की ओर नहीं भागा, बल्कि वहां से बाहर चला गया। उसके हाथ में एक अंतरिक्ष बैग था और उसके अंदर 10,000 से अधिक सोने के सिक्के थे जो मास्टर लिलिथ ने उसे खेती के लिए सामग्री खरीदने के लिए कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बारोसिक मन ही मन खुश था। सौभाग्य से शिक्षक लिलिथ ने मेरी मदद की। इन 10,000 सोने के सिक्कों की बदौलत मैं अपनी अंतर्दृष्टि क्षमता की बदौलत रहस्यमय या सीलबंद वस्तुओं को खरीदने के लिए काले बाजार में जा सकता हूँ। फिर उन चीजों को अधिक कीमत पर बेचकर मैं निश्चित रूप से अधिक सोने के सिक्के कमा सकता हूँ। मेरे पास जितने अधिक सोने के सिक्के होंगे, मैं खेती के लिए उतने ही अधिक संसाधन खरीद सकता हूँ। जब बारोसिक को अंतर्दृष्टि क्षमता का आभास हुआ तो उसने मन ही मन उज्ज्वल भविष्य के बारे में सोचा। उस क्षण से उसे पता चल गया कि वही वह व्यक्ति है जिसे देवताओं ने इस संसार का स्वामी बनने के लिए चुना है। वह बाहर गया और जल्दी से एक गाड़ी किराए पर लेकर एन्चेंटर रोड पर पहुंचा।
आखिरकार ये साम्राज्य का सबसे बड़ा व्यापारिक मार्ग था और यहाँ तक कि काला बाजार भी उस मार्ग का हिस्सा था। एन्चेंटर रोड पर पहुंचकर बारोसिक जल्दी से एक छोटी सी गली में चला गया। हालांकि गली केवल 3 मीटर चौड़ी है, लेकिन वहां बहुत से लोग घूम रहे हैं। गली के दोनों ओर के घरों की खिड़कियां खुली थीं और घरों के अंदर एक मेज थी जिस पर कई अजीब चीजें रखी हुई थीं। ये गली सिर्फ एक सीधी सड़क नहीं है, ये पेड़ों की छतरी की तरह है जो कई अन्य भागों में विभाजित है। छोटे रास्ते। बरोसिक ने एक काला लबादा निकाला, अपने शरीर और चेहरे को ढक लिया और फिर चलती भीड़ में विलीन हो गया। इस समय उसकी अंतर्दृष्टि क्षमता काम करने लगी। उसकी आंखों की पुतलियों में बैंगनी रंग की रोशनी चमक रही थी। हालांकि उसके लबादे के हुड ने उसके चेहरे के ऊपरी आधे हिस्से को छिपा रखा था, इसलिए किसी ने उसे नहीं देखा। इस समय बरोसिक की आंखें भी सामान्य से अलग थीं। वह यहाँ बिकने वाली वस्तुओं के बगल में दिखाई देने वाले कई सूचना बोर्ड देख सकता था। बारोसिक ने लकड़ी और पत्थर के अत्यंत आकर्षक टुकड़ों में छिपी वस्तुओं को देखा और तुरंत उन सबको खरीदना चाहा। हालांकि वह जानता था कि उसके पास केवल 10,000 सोने के सिक्के हैं, इसलिए वह केवल सबसे सस्ती चीजें ही ढूंढ सकता था जो उसे बड़ी मात्रा में धन कमाने में मदद कर सकें। अचानक उसने एक बदसूरत पत्थर देखा, लेकिन उसके अंदर 3 रंग थे। मौलिक पत्थर, त्रिरंगीन मौलिक पत्थर। ऐसा लगता है कि इसकी बिक्री कीमत केवल 1000 स्वर्ण सिक्के है। इस पत्थर को बेचने वाले व्यक्ति ने सोचा कि यह एक सामान्य मौलिक पत्थर है। हा, त्रिरंगी मौलिक पत्थर। भले ही यह अग्नि, पृथ्वी और लकड़ी जैसे 3 सामान्य तत्व हैं, फिर भी इसकी कीमत 10,000 सोने के सिक्कों से अधिक है। बरोसिक मन ही मन इतना खुश था कि वह जोर से मुस्कुराया। आज मैं सचमुच भाग्यशाली हूँ। अंदर 3 तत्व हैं, आग, बिजली और पानी। इसकी कीमत कम से कम 40,000 सोने के सिक्के हैं। नहीं, अगर इसे बेचा जाए तो यह और भी अधिक होगी। एक नीलामी कक्ष। ऐसा लगता है मुझे जल्दी से इसे खरीदना होगा, इससे पहले कि कोई और मुझसे पहले इसे खरीद ले। बरोसिक तुरंत विक्रेता की खिड़की के पास गया, हालांकि इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एक अन्य युवक ने बीच में टोका। ओए, मैं ये पत्थर खरीदूंगा, जल्दी करो, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। क्या? अपने बगल की आवाज सुनकर बरोसिक चौंक गया और उस ओर देखने लगा। व्यक्ति, वह भूरे बालों वाला एक युवक था जिसका चेहरा कुछ हद तक सुंदर था और शरीर दुबला पतला था। मैंने तुरंत पहचान लिया कि वह कौन था। क्या तुम पागल रिक्का हो? रिक्का ने बरोसिक की आवाज सुनी और भौहें सिकोड़कर जानलेवा इरादे से उसकी ओर देखते हुए कहा, मूर्ख इंसान, क्या तुम कह रहे हो कि मैं पागल हूं? मैं। बरोसिक लड़खड़ा गया। जब उसने रिक्का की आंखें देखी तो वह सचमुच डर गया। वह नजर उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि रिक्का उसे जरूर मार डालेगा और फाड़ डालेगा। 100 टुकड़ों में। बरोसिक डर गया, लेकिन विक्रेता ने खुशी खुशी पत्थर उठाया और रिक्का के पास ले आया। वैसे भी यह एक सामान्य पत्थर है जिसे उसने शर्त लगाने वालों को धोखा देने के लिए छोड़ दिया था। यह उन लोगों के लिए था जो साधारण पत्थरों में खजाने होने का जुआ खेलना पसंद करते थे। उसने पत्थर को 4 दिन से ज्यादा समय तक वहीं छोड़ दिया और आखिरकार एक बेवकूफ मछली ने चारा खा लिया। इसीलिए वह जल्दी से यह पत्थर अपने सामने खड़े मूर्ख को बेचकर अपना माल निकालना चाहता था। 1000 स्वर्ण सिक्के। हालांकि आखिरकार बारोसिक भी एक पुरुष नायक है। उसने जल्दी से अपना संयम वापस पाया और तुरंत चिल्लाया, रुको, मैंने ही इस पत्थर को सबसे पहले देखा था, तुम मुझसे क्यों लड़ रहे हो? तुम्हारी दूरदर्शिता का मुझसे क्या लेना देना है? रिक्का ने तिरस्कार पूर्वक कहा। उसकी आंखें बारोसिक को ऐसे देख रही थी जैसे वे किसी गंदे कॉकरोच को देख रही हों। तुमने इसे पहले भी देखा था, क्यों? क्या तुमने इसे नहीं खरीदा? बरोसिक ने गुस्से से कहा, लेकिन आपने अभी तक भुगतान नहीं किया है, इसका मतलब है कि पत्थर अभी भी है। मालिकहीन। उसने तुरंत विक्रेता की ओर देखा और चिल्लाया, मैं उस पत्थर को 1500 में खरीदूंगा। सोने के सिक्के। अपनी बात समाप्त करने के बाद उसने तुरंत अपने स्थान से सोने के सिक्कों का एक ढेर निकाला। बैग। आखिरकार ये सोने के सिक्के उसे लिलिथ ने दिए थे। उसके पास उन्हें अपने आईडी कार्ड में ट्रांसफर करने का समय नहीं था, इसलिए उसे उन्हें ऐसे ही इधर उधर ले जाना पड़ा। विक्रेता ये सुनकर खुश हुआ। एक साधारण पत्थर के लिए 1500 सोने के सिक्के एक अच्छा सौदा था। बिना किसी शर्म के उसने रिक्का की ओर देखा और कहा, माफ करना, वह युवक सही है। आपने अभी तक भुगतान नहीं किया है, ये पत्थर अभी भी मालिकहीन है। उस युवक ने अधिक कीमत की पेशकश की। मैं एक व्यापारी हूँ, मैं केवल उन्हीं को बेचता हूँ जो अधिक कीमत देते हैं। ये सुनकर बरोसिक संतोष से मुस्कुराया। हालांकि रिक्का तुरंत बोल पड़ा, उस पत्थर के लिए 3000 स्वर्ण सिक्के। आप पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन कोफाई दान आप तक और अधिक अध्याय लाने में हमारी सहायता करें। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास सहायक चरित्र का हरम बहुत सामान्य है। अध्याय 469 बरोसिक बनाम रिक्का। सहायक चरित्र का हरम बहुत सामान्य है। बारोसिक बनाम रिक्का। एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 469 बरोसिक बनाम रिक्का। बारोसिक ने रिक्का को 3000 सोने के सिक्के देते हुए सुना और चिंतित होकर भौहें सिकोड़ लीं। तुम्हें पता होना चाहिए कि बारोसिक के पास वर्तमान में केवल 10,000 सोने के सिक्के हैं, जो सभी उसे लिलिथ ने दिए थे। अगर वह बिना किसी लाभ के ये सारा पैसा खर्च कर देता है तो उसे विफलता माना जाएगा। ये पत्थर भी वह था जो उसने यहाँ देखी गई सभी चीजों में से सबसे अधिक लाभ लाएगा। इसके अलावा रिक्का पागल के रूप में जाना जाता है। वैसे भी रिक्का की कहानी पूरे अकादमी में फैल गई थी और हर कोई उसके बारे में जानता था। बारोसिक ने भी नहीं सोचा था कि रिक्का को पता था कि उस पत्थर के अंदर क्या है। उसने बस सोचा कि शायद
रिक्का को बस पत्थर पसंद आया, इसलिए वह इसे खरीदना चाहता था। उसे यकीन है कि अंतर्दृष्टि का उपहार उसके अलावा किसी और के पास नहीं हो सकता। वह इस दुनिया में एकमात्र व्यक्ति है जिसके पास अंतर्दृष्टि का छिपा हुआ उपहार है, जिसे देवताओं ने भगवान बनने के लिए चुना है। बारोसिक ने भौहें सिकोड़ी और चिल्लाया, 3500 सोने के सिक्के। ये सुनकर रिक्का ने भी भौहें सिकोड़ी, बारोसिक की ओर ऐसे देखा जैसे उसे अभी अभी कुछ अजीब लगा हो, और धीरे से पूछा, आह, एक पत्थर खरीदने के लिए 3500 सोने के सिक्के, तुम थोड़े पागल हो। हाँ, मैं पागल नहीं हूँ। बारोसिक ने आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए कहा, मैं बस असहज महसूस कर रहा हूँ, मुझे जो चाहिए, चाहे वह पत्थर ही क्यों न हो, मैं उसे हर कीमत पर खरीदूंगा। अच्छा, रिक्का ने मुस्कुराते हुए कीमत पुकारना जारी रखा, 5000 सोने के सिक्के। वैसे भी, तुम पागल हो, मैं भी तुम्हारे साथ पागल होना चाहता हूँ, ये देखने के लिए कि किसके पास ज्यादा सोने के सिक्के हैं। 5500 सोने के सिक्के। बारोसिक ने तुरंत एक ज्यादा कीमत की पेशकश की, मुझे भी विश्वास नहीं होता कि तुम जैसा पागल व्यक्ति जिसने सब कुछ खो दिया है, मुझसे ज्यादा अमीर है। रक्का भौहें सिकोड़ रहा था, उसकी आंखों में हत्या का इरादा भरा हुआ था। हालांकि वह इस दुनिया का रक्का नहीं था, फिर भी उसकी आत्मा रक्का के शरीर के अंदर बसी हुई थी। अब वह राका है, इसलिए वह किसी को भी स्वीकार नहीं करता जो उसके रिश्तेदारों का तिरस्कार या अपमान करने की हिम्मत करता है। ऐसा लगता है तुम सच में मरना चाहते हो, राका ने कहा, उसकी आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। हाँ, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डरता हूँ? इस समय बारोसिक का खून उसके दिमाग में थोड़ा ज्यादा बहने लगा, जिससे वह इतना उत्साहित हो गया कि उसे अब डर नहीं लगा। 7000 सोने के सिक्के। राका बोला, वह ये भी जानता था कि उसका शरीर अभी भी बहुत कमजोर था और उसे अपने शरीर को पोषण देने के लिए लेथेल द्वारा दिए गए संसाधनों का लाभ उठाने की जरूरत थी। अनुभव की बदौलत राका को पक्का पता था कि यह पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं था, इसलिए उसे वह पत्थर खरीदना पड़ा। हालांकि उसे लगा कि वह युवक उससे कुछ मिलता जुलता था, लेकिन उसे ये भी लगा कि वह उस युवक को मारना चाहता था। वह एहसास राका को बता रहा था कि इस दुनिया में अगर वह मौजूद है तो बारोसिक को अस्तित्व में रहने की अनुमति नहीं है। उस अजीब एहसास ने राका को भ्रमित कर दिया। हालांकि वह मूर्ख व्यक्ति नहीं है जो मूर्खतापूर्ण कार्य करता है। 8000 सोने के सिक्के। बारोसिक चिल्लाया, पागल रक्का, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम उस पैसे का इस्तेमाल अपने इस्तेमाल के लिए कुछ सप्लीमेंट खरीदने में करो। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, तुम कितने दुबले हो, ये देखते हुए मुझे डर है कि हवा का एक झोंका तुम्हें सैकड़ों मीटर दूर उड़ा देगा। हा 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 हा। हाँ, राका ने तिरस्कार में नाक भान से कुड़ी, तुरंत एक उच्च कीमत की पेशकश की, 10,000 सोने के सिक्के। तुम। बारोसिक इतना क्रोधित था कि वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसने तुरंत अपना मुंह ढक लिया। उसकी आंखें क्रोध से भरी हुई थी क्योंकि वह राका की ओर देख रहा था। तुम मूर्ख हो, एक सामान्य पत्थर खरीदने के लिए 10,000 सिक्के खर्च कर रहे हो। ऐसा लगता है तुम वास्तव में पागल हो, राका। मेरे पास बहुत पैसा है, राका ने शांति से कहा, भले ही यह एक साधारण पत्थर हो, मैं इसे खरीदने के लिए 10,000 या 20,000 सोने के सिक्के भी दे सकता हूँ। ये सुनकर बारोसिक इतना क्रोधित हुआ कि उसने अपने हाथों को इतनी कसकर जकड़ लिया कि वे सफेद हो गए, लेकिन वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सका। आखिर उसके पास सिर्फ 10,000 सोने के सिक्के थे, इसलिए वह ज्यादा कीमत नहीं दे सकता था। आखिरकार बारोसिक ने फैसला किया, मैं भी बेकार पत्थर खरीदने में पैसे बर्बाद नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ तुम्हें धोखा दे रहा हूँ। हा 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 हा। उसका इरादा रक्का को भड़काना और शर्मिंदा करना था ताकि वह पत्थर दे दे। आखिरकार उसने इतनी दूर तक लड़ाई लड़ी थी। अगर वह आसानी से हार मान लेता तो ये पता चलता कि वह सिर्फ काया है। इसके अलावा अगर रक्का ने वाकई वह साधारण पत्थर खरीद लिया तो हर कोई उसे पागल समझेगा। ये रक्का का अपमान भी था। ये सुनकर सेल्समैन को चिंता होने लगी। उसने रक्का की ओर देखा और कहा, अरे, तुमने 10,000 सोने के सिक्कों की कीमत चुकाई है, तुम्हें ये पत्थर जरूर खरीदना चाहिए। मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ, इस पत्थर के अंदर जरूर कुछ बेहद अद्भुत होगा, जिसकी कीमत 100,000 सोने के सिक्कों से भी ज्यादा होगी। सेल्समैन ने रक्का को मनाने की कोशिश की, हालांकि जब उसने देखा कि रक्का के चेहरे पर झिझक दिखाई देने लगी है, तो सेल्समैन और भी चिंतित हो गया। हालांकि बारोसिक ने रक्का को झिझकते हुए देखा और खुश हुआ, फिर उसने बोलना जारी रखा, हा 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 हा, तुम बेवकूफ हो, तुम एक सामान्य पत्थर खरीदने के लिए 10,000 सोने के सिक्के खर्च कर रहे हो। मुझे लगता है कि तुम्हारे पास इतना पैसा है कि यह पागलपन है, हा 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 हा। ठीक है, रक्का ने आह भरी, ऐसा दिखावा करते हुए जैसे उसे कोई कठिन निर्णय लेना पड़ा हो, मैं झूठा भी नहीं हूँ। अगर मैं कहता हूँ कि मैं इसे खरीदूंगा, तो मैं इसे जरूर खरीदूंगा। उसने अपना आईडी कार्ड निकाला और विक्रेता को पैसे दिए। सेल्समैन इतना खुश था कि वह अपना मुंह बंद नहीं कर सका। हा 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 हा, ये पत्थर तुम्हारा है, एक बार खरीदने के बाद तुम इसे वापस नहीं कर सकते। विक्रेता ने जल्दी से बात की। उसे चिंता थी कि रक्का द्वारा इसे खरीदने के बाद अगर उसे यह पसंद नहीं आया तो वह इसे वापस कर देगा। आखिर ये सिर्फ एक पत्थर था और 10,000 सोने के सिक्के बहुत थे। चिंता मत करो, मेरे अपने नियम हैं। रक्का ने पत्थर को अपने हाथ में पकड़ लिया, आहें भरते हुए जैसे उसने अभी अभी कोई बहुत बुरा काम किया हो। हालांकि उसके चेहरे पर ऊब दिख रही थी, लेकिन उसने तुरंत पत्थर को अपनी स्पेस पॉकेट में डाल लिया। विक्रेता ने हंसते हुए कहा, हा 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 हा, अगली बार अगर मेरे पास कोई दूसरा पत्थर होगा तो मैं उसे जरूर तुम्हें बेचूंगा और तुम्हें 10% छूट दूंगा। बारोसिक इतना गुस्से में था कि वह मुंह से खून थूकना चाहता था, हालांकि उसने इस वजह से रक्का को परेशान नहीं किया।
शांत हो जाओ, बारोसिक ने अपने दिल में खुद से कहा, मेरे पास अभी भी 10,000 सोने के सिक्के हैं, मैं किसी और चीज से शुरुआत कर सकता हूँ, उससे लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। बारोसिक ने गहरी सांस ली, उसे लगा कि उसके विचार धीरे धीरे शांत हो रहे हैं। वैसे भी, उसके दिमाग में, रिक्का सिर्फ किस्मत वाला था और वह उसे नाराज करना चाहता था, इसलिए उसने अंदर का असली रहस्य जाने बिना ही पत्थर खरीद लिया। वह पलटा और जल्दी से दूसरी चीज की तलाश में निकल गया। आखिरकार, काला बाजार इतना बड़ा है, उसे यकीन नहीं होता कि उसे कोई और छिपी हुई चीज नहीं मिल सकती। रिक्का ने दिलचस्पी और तिरस्कार से बारोसिक को देखा, फिर धीरे से बारोसिक के पीछे चला गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वर्तमान में, हालांकि रिक्का की शारीरिक स्थिति बहुत कमजोर है, फिर भी यह कुछ सामान्य जादू का उपयोग करने के लिए पर्याप्त है। उनमें से कुछ प्रकार के जादू हैं जो रिक्का ने अपने पिछले जीवन में बनाए थे, जो दूसरों पर जासूसी करने के लिए अपनी सांस और अस्तित्व को छिपा सकते हैं। बारोसिक को कोई संदेह नहीं था और वह काला बाजार देखने चला गया। रिक्का जल्दी में नहीं था और धैर्यपूर्वक उसके पीछे पीछे चला गया। अचानक, बारोसिक दूसरी दुकान पर रुक गया। यहाँ की सभी दुकानें एक जैसी थीं, वे सभी गली के बगल में एक छोटे से कमरे में थीं, जिसमें केवल एक खिड़की थी और अंदर बिक्री के लिए सामान रखने के लिए एक मेज थी। उसने भौहें सिकोड़ी, मेज पर रखी एक अंगूठी की ओर देखा और धीरे से पूछा, यह अंगूठी, इसकी कीमत कितनी है? विक्रेता क्रॉस लेग बैठा था, उसकी आंखें आधी बंद थीं। बारोसिक की बातें सुनकर उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और उसे तिरस्कार से देखा, तुम इसे खरीदने का जोखिम नहीं उठा सकते। ये सुनकर बारोसिक गुस्से से चिल्लाया, अरे, तुमने अभी तक कीमत नहीं बताई, तुम्हें कैसे पता कि मैं इसे खरीद नहीं सकता? क्या तुम मुझे नीची नजर से देख रहे हो? ये सही है, सेल्समैन ने जवाब दिया। बारोसिक, लानत है, मैं। बारोसिक अपनी बात पूरी कर पाता, उससे पहले ही विक्रेता ने उसके शब्दों को बीच में ही रोकते हुए कहा, 40,000 सोने के सिक्कों के लिए, वह अंगूठी तुम्हारी होगी। अगर तुम्हारे पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं, तो निकल जाओ। उद्धरण चिन्ह। विक्रेता ने शांति से बात की, लेकिन उसके शब्द इतने तिरस्कार से भरे थे कि बारोसिक क्रोधित हो गया। हालांकि, विक्रेता वास्तव में सही था, वह उस अंगूठी को खरीदने का जोखिम नहीं उठा सकता था। उसने अंगूठी का निरीक्षण करने के लिए अपनी अंतर्दृष्टि प्रतिभा का उपयोग किया और उसने देखा कि यह अग्नि जादू की शक्ति को 30% तक बढ़ा सकती है। आपको पता होना चाहिए कि 30% बहुत अधिक है। हालांकि निम्न स्तरों पर अंतर बहुत बड़ा नहीं है। हालांकि, जितना अधिक स्तर होगा, उस अंगूठी की शक्ति उतनी ही अधिक होगी। 10 का 30% सिर्फ 3 है, लेकिन 100 का 30% 30 है। 1000 का 30% 300 है। इसके अलावा, बारोसिक के शरीर में अग्नि तत्व भी है, इसलिए वह अंगूठी वास्तव में खरीदना चाहता है। हालांकि, उसके पास केवल 10,000 सोने के सिक्के थे और उस अंगूठी की कीमत 40,000 सोने के सिक्कों तक थी। बारोसिक ने अब अपने दांत पीस लिए और चिल्लाया, ये सिर्फ एक पुरानी अंगूठी है, आप इसे 40,000 सोने के सिक्कों में क्यों बेच रहे हैं? क्या आप मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं? उसकी आवाज बहुत तेज थी, जिसने उसके आसपास के लोगों का ध्यान आकर्षित किया। सभी को इस जगह पर ध्यान देते हुए देखकर वह विजयी भाव से मुस्कुराया और जोर से बोलना जारी रखा, मुझे लगता है कि आप धोखा दे रहे हैं। मुझे डर है कि वह अंगूठी सिर्फ एक साधारण आभूषण है। आपने इसे दूसरों को ये सोचने के लिए धोखा देने के लिए यहाँ रखा है कि अंगूठी खास है, ताकि आप इसे ऊंची कीमत पर बेच सकें, है ना? विक्रेता ने भौहें सिकोड़ी लेकिन कुछ नहीं कहा। मुझे लगता है कि उस साधारण अंगूठी की कीमत 400 सोने के सिक्के हैं। हा 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 हा। बारोसिक मुस्कुराया और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं बनाऊंगा, मैं यह अंगूठी 400 सोने के सिक्कों में खरीदूंगा। मैं 400 सोने के सिक्कों का इस्तेमाल कुछ बेकार की चीज खरीदने में करूंगा। मुझे उम्मीद है कि तुम दूसरों को धोखा देना जारी नहीं रखोगे। बारोसिक मेज से अंगूठी लेने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था कि अचानक एक और हाथ आगे बढ़ा और तुरंत अंगूठी छीन ली। क्या? नवंबर LBJNN। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कोफाई दान। आप तक और अधिक अध्याय लाने में हमारी सहायता करें। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास सहायक चरित्र का हरम बहुत सामान्य है। अध्याय 470 वह लोग कहाँ है? सहायक चरित्र का हरम बहुत सामान्य है। C470 वह लोग कहाँ है? एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 470 वह लोग कहाँ है? बारोसिक ने तुरंत उस व्यक्ति की ओर देखा जिसने अभी अभी वह अंगूठी उठाई थी और एक परिचित चेहरा उसकी नजर में आया। तुम, रिक्का, क्या तुम पागल हो? बारोसिक ने हिचकिचाते हुए चिल्लाया। रिक्का ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया, उसने भौहें सिकुड़ी, फिर विक्रेता से कहा, 40,000 स्वर्ण मुद्राओं के बदले मैं इसे ले सकता हूँ। क्या तुम्हें यकीन है? विक्रेता ने धीरे से पूछा, ये संभवतः एक साधारण अंगूठी ही होगी, इसे खरीदने के लिए तुम्हें इतना पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। रिक्का ने अपना सिर हिलाया, मैं एक पागल व्यक्ति हूँ, मैं चीजें सामान्य तरीके से नहीं करता। अपनी बात समाप्त करने के बाद उसने भुगतान करने के लिए अपना ID कार्ड निकाला। विक्रेता ने सिर हिलाया और मुस्कुराया और तुरंत ही लेन देन कर दिया। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि बारोसिक के कुछ कहने से पहले ही लेन देन पूरा हो गया। रिक्का ने बिना ये देखे कि अंगूठी के अंदर कोई रहस्य है या नहीं, अंगूठी को तुरंत अंतरिक्ष बैग में डाल दिया। जब बारोसिक ने ये देखा तो वह तुरंत क्रोधित हो गया, उसका चेहरा लाल हो गया था और उसके हाथ इतने कसकर बंद थे कि उसके नाखून उसकी हथेलियों में चुभ गए थे और ताज़ा खून की कुछ बूंदें बह निकलीं। सौभाग्य से उसने एक लबादा पहना हुआ था जिससे उसका शरीर ढका हुआ था, इसलिए किसी को पता नहीं चला कि वह क्रोधित था, वे केवल उसका शरीर हल्का सा कांपता हुआ देख सके। हालांकि रिक्का की नजरों से कुछ भी नहीं बच सका, वह निश्चित रूप से जानता था कि बारोसिक नाराज था। लेकिन तो क्या?
इस संसार की यही प्रकृति है, जो अधिक शक्तिशाली, अधिक चतुर और अधिक संसाधन वाला है, वही इस कठोर संसार में जीवित रह सकता है। रक्का ये भी अनुमान लगा सकता था कि बारोसिक के पास उन वस्तुओं के अंदर छिपे गुणों को देखने की क्षमता थी जो सीलबंद या खोल से छिपी हुई थी। और रक्का ये भी अनुमान लगा सकता था कि बारोसिक की वित्तीय सीमा केवल 10,000 स्वर्ण सिक्के थी। आखिरकार रक्का 10,000 वर्षों से भी अधिक समय तक जीवित रहा था, इसलिए निश्चित रूप से उसके पास किसी प्रकार की निगमनात्मक क्षमता अवश्य होगी। उसने देखा कि पहले पत्थर खरीदने की होड़ में जब रक्का ने 10,000 स्वर्ण सिक्कों की कीमत बताई तो बारोसिक ने हार मान ली और कीमत बढ़ाना जारी नहीं रखा। इसके अलावा जब विक्रेता ने कहा कि अंगूठी की कीमत 40,000 सोने के सिक्के हैं, तो बारोसिक ने तुरंत कीमत कम करने की कोशिश की। तो रक्का अनुमान लगा सकता था कि बारोसिक की वित्तीय सीमा लगभग 10,000 - 20,000 स्वर्ण सिक्कों की थी। रक्का ने मन ही मन आह भरी। सौभाग्य से लेथेल ने उसे बहुत सारे सोने के सिक्के दिए, जो उसके लिए बहुत सारी चीजें खरीदने के लिए पर्याप्त थे, इसलिए वह इन रहस्यमयी वस्तुओं को खरीदने में सक्षम था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अन्यथा भले ही वह जानता हो कि इन वस्तुओं में कुछ रहस्यमयी बात है, फिर भी वह उन्हें खरीद नहीं पाता। अब बारोसिक की तरह केवल 10,000 स्वर्ण सिक्कों के साथ उसके पास कुछ भी करने के लिए नहीं था, सिवाय इसके कि वह रक्का को उन चीजों को खरीदते हुए देखे जो बारोसिक खरीदना चाहता था। हाँ, बारोसिक ने तिरस्कार पूर्वक कहा, हाँ 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 हाँ, बेवकूफ, तुम फिर से मेरे द्वारा मूर्ख बनाए गए। वह अंगूठी एक साधारण अंगूठी है, तुम्हें इस कमीने ने धोखा दिया। 40,000 सोने के सिक्के। हाँ 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 हाँ। हालांकि बारोसिक बाहर से मुस्कुरा रहा था, लेकिन अंदर से वह खून से लथपथ था। अग्नि तत्व शक्ति के 30% बफ का अर्थ है कि यदि इसे किसी अग्नि जादूगर या फार्मासिस्ट जादूगर को भी बेच दिया जाए, तो भी वह ढेर सारे सोने के सिक्के कमा सकता है। अंत में वह केवल देख सकता था कि रक्का उस अंगूठी को कैसे ले गया। बारोसिक ने अपने दांत पीस लिए, क्योंकि उसकी आंखें रक्का को लाखों टुकड़ों में फाड़ डालना चाहती थीं। रक्का ने कंधे उचकाकर धीरे से कहा, मैं मूर्ख हूं या नहीं? तुम ही सबसे अच्छी समझती हो, है ना? बारोसिक ने जब ये सुना तो वह चौंक गया और मन ही मन सोचने लगा, नहीं, उसे मेरी छिपी प्रतिभा के बारे में पता नहीं चल सकता। यह एक रहस्य है जो मैंने कभी किसी को नहीं बताया, वह कैसे जान सकता है? लानत है, निश्चित रूप से वह मुझे गुस्सा दिलाना चाहता था, इसके अलावा वह पागल है रक्का, वह एक सामान्य व्यक्ति की तरह कैसे व्यवहार कर सकता है? बारोसिक ने मन ही मन खुद को आश्वस्त किया, आखिरकार मास्टर लिलिथ ही एकमात्र व्यक्ति थी जो उसकी इस छिपी प्रतिभा के बारे में जानती थी। लेकिन उसे उस पर पूरा भरोसा था, इसलिए उसने उससे कोई सवाल नहीं किया। वह भौचक्का हो गया, पीछे हट गया और अराजक भीड़ में गायब हो गया। रक्का ने ये देखा और उसका पीछा करने के लिए दौड़ा नहीं, आखिरकार उसने बारोसिक के शरीर पर निशान लगाने के लिए एक तरह के जादू का इस्तेमाल किया था। जब तक बारोसिक उससे 500 मीटर से अधिक दूर न हो, 500 मीटर से कम के दायरे में भी रक्का बारोसिक का स्थान स्पष्ट रूप से जान सकता है। अल्पविराम, कभी कभी वह पीछे मुड़कर देखता कि बारोसिक अभी भी उसका पीछा कर रहा है या नहीं। बारोसिक ने कई गलियों से गुजरने की कोशिश की, लगातार दिशा बदलता रहा ताकि रक्का उसका पीछा न कर सके। इस समय बारोसिक दीवार से टिक गया। वह चारों ओर देखते हुए हौंफने लगा। उसे अब रक्का कहीं नजर नहीं आ रहा था, इसलिए उसने राहत की सांस ली। वह धीरे धीरे चलते हुए इधर उधर देखने लगा कि कहीं कोई कीमती सामान तो नहीं है। कभी कभी वह पीछे मुड़कर देखता कि बारोसिक अभी भी उसका पीछा कर रहा है या नहीं। ये पुष्टि करने के बाद कि रक्का वास्तव में उसका पीछा नहीं कर रहा है, उसने तुरंत एक अन्य दुकान ढूंढ ली। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बहुत जल्दी ही बारोसिक को एक और छिपी हुई चीज मिल गई। यह एक कांस्य दर्पण था, जो बाहर से पुराना था और उस पर थोड़ा खून भी लगा हुआ था, जो बेहद डरावना लग रहा था। मैंने ये दर्पण खरीदा है। बारोसिक, इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, उसके बगल से एक जानी पहचानी आवाज गूंजी। उसने अपना सिर घुमाया और देखा कि रक्का ने आईना ले लिया था और पैसे देने के लिए विक्रेता की ओर बढ़ गया था। विक्रेता ने भी जल्दी से पैसे चुका दिए और 3,000 सोने के सिक्के प्राप्त किए। वैसे भी उसे नहीं पता था कि वह दर्पण क्या है, इसलिए उसने इसे यहाँ बिक्री के लिए रखा, इस उम्मीद में कि कोई बेवकूफ इसे खरीद लेगा। आखिरकार कई दिनों के इंतजार के बाद एक मूर्ख ने इसे खरीद लिया। इसलिए विक्रेता ने जल्दी से हामी भर दी, क्योंकि उसे डर था कि रक्का अपना मन बदल लेगा और फिर कभी नहीं खरीदेगा। पफ। बारोसिक ने मुंह में खून थूका, उसकी तर्जनी कांपते हुए रक्का की ओर इशारा कर रही थी, उसका मुंह लड़खड़ा रहा था। तुम कब से मेरा पीछा कर रहे हो? रक्का ने जल्दी से दर्पण को अपने स्पेस बैग में रख लिया, बारोसिक को तिरस्कार से देखा, कंधे उचकाए और कहा, बकवास मत करो, मुझे तुम्हारा पीछा क्यों करना है? क्या ये सड़क तुमने बनाई थी? यह बारोसिक लड़खड़ा गया। हाँ, क्या ये संभव है कि इस सड़क पर हर कोई आपका पीछा कर रहा है? मेरा मतलब यह है कि मूर्ख। रक्का की बात समाप्त होने के बाद वह जाने के लिए मुड़ा और लोगों के विशाल समुद्र में गायब हो गया। बारोसिक को गुस्सा तो आया, लेकिन वह कुछ नहीं कर सका। अंत में उसे अपने मुंह से बचा हुआ खून पोंछना पड़ा और फिर से मौका तलाशना पड़ा। अरे वाह, वह कमीना यहाँ क्यों आया? उसने वही दर्पण क्यों चुना? क्या ऐसा हो सकता है कि उसमें भी मेरी जैसी ही योग्यता हो? असंभव। उस गुरु ने एक बार कहा था कि यह योग्यता अद्वितीय है, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है जिसके पास इस प्रकार की योग्यता हो। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने बस यादृच्छिक रूप से चयन किया, लेकिन सौभाग्य से उस दर्पण को चुन लिया? बारोसिक ने अपने मन में कई अलग अलग संभावनाओं के बारे में सोचा और अचानक उसे एक ऐसी विधि सूझी जो उसे स्वयं भी बहुत अच्छी लगी। उसने एक दुकान में जाकर देखा तो मेज पर एक साधारण तलवार पड़ी थी। असल में वह तलवार एक साधारण तलवार थी, कोई छिपी हुई वस्तु नहीं।
हालांकि बरोसिक ने रक्का को धोखा देना चाहा और तुरंत बोल पड़ा, ये तलवार कितने की है? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। विक्रेता ने बारोसिक की ओर देखा और कहा, 1000 सोने के सिक्के, कोई कटौती नहीं। बरोसिक ने इधर उधर देखा, रक्का को नहीं देखा और थोड़ा भ्रमित महसूस किया। क्या ऐसा हो सकता है कि वह ये भी जानता है कि यह तलवार एक साधारण तलवार है, इसलिए वह मुझसे लड़ना नहीं चाहता। ठीक है, चलो योजना के अनुसार आगे बढ़ते हैं, बरोसिक ने मन ही मन सोचा। इसके तुरंत बाद उसने विक्रेता से कहा, ये बहुत महंगा है, 700 स्वर्ण सिक्के, यदि आप इसे नहीं बेचेंगे तो मैं चला जाऊंगा। ठीक है, इसे ले लो, सेल्समैन का धैर्य जवाब दे गया, उसकी आवाज झुंझलाहट से भरी हुई थी। भुगतान करने के बाद बरोसिक ने तलवार को अपने हाथ में लिया, उसे ऐसे सहलाया जैसे वह कोई अत्यंत कीमती तलवार हो और फिर उसे अपने अंतरिक्ष बैग में रख लिया। हालांकि रक्का अभी भी नहीं आया। बरोसिक अभी भी आश्वस्त नहीं था। वह एक बार फिर दूसरी दुकान पर गया, मेज पर रखा एक सुंदर हार देखा और पूछा, यह हार कितने का है? विक्रेता मुस्कुराया और बहुत दोस्ताना तरीके से कहा, 2000 सोने के सिक्के। भाई, अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो मैं आपको 200 सोने के सिक्कों की छूट दे सकता हूं, इसलिए इसकी कीमत केवल 1800 सोने के सिक्के हैं। बरोसिक ने भौहें सिकोड़ी, चारों ओर नजर घुमाई, फिर भी रक्का कहीं नजर नहीं आया और अंततः राहत की सांस ली। NO12BIN.com। कोई जरूरत नहीं, बहुत महंगा है। बरोसिक ने बोलना समाप्त किया और दूसरी दुकान पर चला गया। इस समय उसकी आंखें चमक उठी जब उसने कीचड़ से सना हुआ एक बेहद गंदा काला लकड़ी का टुकड़ा देखा। हालांकि बारोसिक की अंतर्दृष्टि प्रतिभा के माध्यम से वह उस लकड़ी के ब्लॉक के ठीक बगल में एक सूचना पैनल देख सकता था। 100,000 वर्ष ज्वाला लकड़ी, सबसे मजबूत और दुर्लभ प्रकार की लकड़ी, हजारों वर्षों तक जलाई गई, फिर 100,000 से अधिक वर्षों तक जमीन में दफन रही, अंततः 100,000 वर्ष ज्वाला लकड़ी बन गई। इस प्रकार की लकड़ी का उपयोग अग्नि जादूगरों के लिए जादुई छड़ें बनाने के लिए किया जा सकता है, जो अग्नि जादू की शक्ति को 100% तक बढ़ा सकता है। इसमें 80% अग्नि प्रतिरोध है, 60% जानवर ज्वाला के प्रति प्रतिरोध, 30% सार ज्वाला के प्रति प्रतिरोध। लकड़ी का ब्लॉक बड़ा नहीं था, ये केवल 1.5 मीटर ऊंचा और 1 मीटर से भी कम व्यास का था। हालांकि बारोसिक पहले से ही अनुमान लगा सकता था कि इसका मूल्य कितना अधिक था। इसका मूल्य बहुत बड़ा है। अगर सभी को इसका वास्तविक उपयोग पता हो तो अनगिनत लोग इसे खरीदने के लिए यहाँ आएंगे। यहाँ तक कि राज्य, साम्राज्य या चर्च भी इस लकड़ी के टुकड़े के लिए प्रतिस्पर्धा करने हेतु अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। उस समय लाशों के पहाड़ इकट्ठा हो जाएंगे, खून नदी में बह जाएगा। कई लोग सिर्फ लकड़ी के इस छोटे से टुकड़े के लिए लड़ने के कारण मर जाएंगे। बारोसिक का शरीर कांप रहा था क्योंकि वह बहुत उत्तेजित था, हालांकि उसे खुद पर नियंत्रण रखने की कोशिश करनी पड़ी। उसने इधर उधर देखा, लेकिन रक्का को नहीं ढूंढ सका, लेकिन लकड़ी का वह टुकड़ा बहुत कीमती था, वह उसे रक्का को नहीं देना चाहता था। अंत में बारोसिक ने रक्का का ध्यान भटकाने के लिए अन्य स्टॉल देखने जाने का नाटक करने का निर्णय लिया। 30 मिनट से अधिक समय के बाद, यह महसूस करने के बाद कि रक्का निश्चित रूप से दिखाई नहीं देगा, वह तुरंत बूथ पर लौट आया और जल्दी से चिल्लाया, वह लॉग। वह लॉग कहाँ है? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कोफाई दान आप तक और अधिक अध्याय लाने में हमारी सहायता करें। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास सहायक चरित्र का हरम बहुत सामान्य है। अध्याय 471 हमारे भाग्य पूरी तरह से अलग हैं। सहायक चरित्र का हरम बहुत सामान्य है। C 471 हमारे भाग्य पूरी तरह से अलग हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 471 हमारे भाग्य पूरी तरह से अलग हैं। बरोसिक ने अपना मुंह चौड़ा करके विक्रेता की ओर देखा और फिर अपने बगल की खाली जगह पर देखा। अभी 30 मिनट पहले लकड़ी का ब्लॉक अभी भी विक्रेता के पास ही था। अब ये क्यों गायब हो गया? बरोसिक कांप उठा, लेकिन इस समय वह उत्तेजना से नहीं कांप रहा था। वह गुस्से और आश्चर्य से कांप रहा था, क्योंकि उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। हा, क्या तुमने उस बच्चे को पहले देखा है? विक्रेता जोर से हंसा और आसपास खड़े विक्रेताओं से बोला, वह बच्चा अभी अभी पागल हुआ होगा। हा। ये सही है, एक अन्य विक्रेता बोला, जंगल से जली हुई लकड़ी का एक टुकड़ा जिसे आप उठा लाए हैं, उसे 5000 स्वर्ण मुद्राओं में बेचा जा सकता है। अरे, अगर मुझे पता होता कि ऐसा कोई मूर्ख भी है, तो मैं निश्चित रूप से और अधिक लकड़ी के टुकड़े उठाता और कई मूर्खों को धोखा देता। उस बच्चे के पास सचमुच इतना पैसा है कि यह पागलपन है। तुम सचमुच भाग्यशाली हो। लकड़ी का एक जला हुआ टुकड़ा 10,000 सोने के सिक्कों में बेचा जा सकता है। हा, ये भी सामान्य बात है। यहाँ लोग साधारण चीजों को ऊंचे दामों पर बिकते देखते हैं और तुरंत सोचते हैं कि उन चीजों के अंदर रहस्य है। ये सही है, जुआरियों का मनोविज्ञान। लेकिन उन मूर्खों को आसानी से मूर्ख बनाया जा सकता है। हा। उफ, बरोसिक ने गुस्से में मुंह में ताजा खून थूक दिया। वास्तव में, यदि लकड़ी का वह टुकड़ा बहुत ऊंचे दाम पर बेचा जाता, तो वह इतना क्रोधित नहीं होता। हालांकि लकड़ी के उस टुकड़े को 5000 स्वर्ण सिक्कों में बेचा गया, जो उसके पास मौजूद स्वर्ण सिक्कों की मात्रा के बराबर था, जिससे वह बहुत क्रोधित हुआ। इसके अलावा बारोसिक को यह अंदाजा लग गया कि लकड़ी का वह टुकड़ा किसने खरीदा है। हाँ, ये राका ही है। हालांकि उसे ये भी आश्चर्य हुआ कि उसने ऐसा क्या किया था जिससे यह बात उजागर हो गई। बारोसिक ने फिर सोचा, उसने लकड़ी के उस टुकड़े पर ध्यान ही नहीं दिया था। राका को कैसे पता चला कि वह खास था? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रक्का में मेरे जैसी विशेष योग्यता नहीं हो सकती।
मेरी योग्यता इस दुनिया में अद्वितीय है। निश्चित रूप से वह भाग्यशाली था। लानत है, लकड़ी का वह टुकड़ा, लकड़ी का वह टुकड़ा। रिक्का, मैं कसम खाता हूँ, मैं कसम खाता हूँ, मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। बरोसिक बुदबुदाया, उसकी आंखें आग उगलने वाली थीं, उसके हाथ इतने कसकर बंद थे कि उसके नाखून उसकी हथेलियों में धंस गए थे और ताज़ा खून बह निकला। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उफ, बरोसिक अपने गुस्से को नियंत्रित नहीं कर सका, इसलिए उसने एक और खून थूक दिया। उसका चेहरा अनीमिया के रोगी की तरह सफेद हो गया। रिक्का, मैं कसम खाता हूँ, मैं कसम खाता हूँ, मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। बरोसिक बुदबुदाया, उसकी आंखें आग उगलने वाली थीं, उसके हाथ इतने कसकर बंद थे कि उसके नाखून उसकी हथेलियों में धंस गए थे और ताज़ा खून बह निकला। एक दिन मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम्हारे 100 टुकड़े कर दूंगा और तुम्हारी हड्डियों को राख में बदल दूंगा। बरोसिक क्रोधित तो हुआ, लेकिन वह कुछ नहीं कर सका। अंततः वह काला बाजार छोड़कर चला गया। उसे नहीं पता था कि रक्का अभी भी यहाँ है या नहीं। अगर वह छुपी हुई चीजों की तलाश जारी रखता तो रक्का शायद सब कुछ ले लेता। इसीलिए उसने पहले वापस जाने और इसे जारी रखने के लिए एक और बार इंतजार करने का फैसला किया। नहीं, ज्यादा सटीक तौर पर कहें तो बरोसिक तब तक इंतजार करना चाहता था जब तक रक्का ध्यान न दे और फिर एक बार फिर इस जगह पर लौट आए। बरोसिक ने अपना मन बना लिया और चला गया। दूर से रक्का ने उसे जाते हुए देखा और भौहें सिकोड़ लीं। हालांकि रक्का का बारोसिक का पीछा करने का कोई इरादा नहीं था। इसके बजाय वह उन चीजों के साथ बारोसिक के विपरीत दिशा में चला गया जो उसने अभी अभी खरीदी थी। अल्पविराम। दोपहर तक लेथेल और अन्य लोग अभी भी पहाड़ की चोटी पर नहीं चढ़ सके थे। वास्तव में वे केवल 80% रास्ता ही तय कर पाए थे। इस समय तक सभी थक चुके थे। लेकिन लेथेल अलग है, क्योंकि उसके पास अभी भी पूरी शारीरिक शक्ति है। आखिरकार वह विवाह के नारकीय प्रशिक्षण से गुजर चुका था, इसलिए वह अब पहले जैसा कमजोर नहीं था। यदि उसे घेर लिया जाए तो वह दानव भगवान का भी विरोध कर सकता है। NO12BIN.C ओम। लेकिन उसने अभी भी भारी सांस लेने का नाटक किया, जैसे कि वह बहुत थका हुआ हो, क्योंकि वह जानता था कि लिलित उसे देख रही है। उसकी पीठ पर 50 किलो का भार एक छोटे पत्थर की तरह था, क्योंकि उसका कोई वजन नहीं था। हालांकि वह ये भी नहीं दिखाना चाहता था कि वह कितना मजबूत है। यदि वह बहुत अधिक दिखावा करेगा तो उसकी पीठ पर 50 किलो नहीं बल्कि 500 किलो का भार होगा। क्या आप लोग ठीक हैं? लेथेल भीड़ के बीच आया और पूछा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं ठीक हूँ? एक पुरुष जादूगर ने हौंकते हुए कहा। उसका जादूगर का लबादा अब उसके पसीने से गीला हो गया था। हाँ हाँ हाँ, मैं ठीक नहीं हूँ। बुलाओ, किसी वैद्य को बुलाओ, मेरी सांस रुकने वाली है। मुझसे मत पूछो, मैं तो बस एक फूल हूँ, मैं तो बस हमेशा के लिए यहीं पड़ा रहना चाहता हूँ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लेथेल, ये देखकर कि हर कोई इतना थक गया था कि उनका दम घुटने वाला था, उसे भी पता था कि यह हर किसी की सीमा थी। हालांकि लेथेल भी नहीं चाहता था कि इस चुनौती को पूरा न करने के लिए सभी को लिलित की सजा मिले। ओए, तुम लोग, अगर तुम चुनौती पूरी नहीं करोगे तो तुम्हें सजा मिलेगी, है ना? लेथेल ने फिर पूछा। तभी एक छात्रा ने आह भरते हुए कहा, ये सही है मास्टर लिलित। हालांकि वह बहुत अच्छी और अद्भुत हैं, लेकिन उनकी सजा भी बहुत भयानक है। वह सजा क्या है? लेथेल ने भौहें सिकोड़कर फिर पूछा। महिला कांप उठी, उसने अपने मुंह को दोनों हाथों से ढक लिया, मानो उसे उल्टी आ रही हो। फिर भी उसने खुद को रोकने की कोशिश की, फिर बोली, टॉयलेट साफ करो। लेथेल, उसने अपनी थोड़ी रगड़ी, उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। क्या यहाँ का शौचालय बहुत गंदा है? आखिरकार ये जगह एक जादू अकादमी है और यहाँ के ज्यादातर लोग कुलीन हैं। लेथेल को नहीं लगता कि हर किसी का सामान्य ज्ञान इतना कमजोर है कि शौचालय गंदा है। नहीं, एक अन्य महिला ने अपना सिर हिलाया और कहा, हमने जिस स्थान की सफाई की थी वह वेश्यालय का शौचालय था। लेथेल, यद्यपि उसने उस स्थान पर शौचालय नहीं देखा था, फिर भी वह कांप उठा क्योंकि वह कल्पना कर सकता था कि वह दृश्य कितना भयावह था। वेश्यालय, वेश्यालय के अंदर भी पहले से ही बहुत गंदगी होती है, इसलिए शौचालय तो शायद 100 गुना ज्यादा गंदा होगा। सभी के हाव भाव देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद उन्होंने वहां भयावह अनुभव किया था। तो चलो थोड़ा और प्रयास करते हैं। लेथेल ने आह भरते हुए कहा, अब बस थोड़ी ही दूरी बची है, हम निश्चित रूप से इस चुनौती को पूरा कर सकते हैं। असंभव, एक आदमी ने हौंकते हुए कहा, भले ही मैं एक योद्धा हूँ, फिर भी। हाँ हाँ, ये सड़क बहुत खड़ी है, मैं इस पर चढ़ नहीं सकता। जब तक हमें 2 घंटे का आराम न मिले तब तक हम चुनौती पूरी कर सकते हैं। हालांकि हाँ हाँ, सूर्यास्त का समय भी है। मास्टर लिलित, करेंगे। लेथेल ने भौहें सिकोड़ी। हालांकि युवक ने अपनी बात पूरी नहीं की थी, लेकिन वह जानता था कि क्या होने वाला है। ऐसा लगता है लिलित की सजाओं ने उन्हें डरा दिया है। वेश्यालय का शौचालय साफ करना, मैं उस भयानक चीज के बारे में सोचने की हिम्मत नहीं करता। लेथेल ने दूर तक देखा, ऐसा लग रहा था कि सूरज डूबने में 1 घंटे से भी कम समय बचा है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह इसलिए आहें भरने लगा क्योंकि वह जानता था कि वेश्यालय में शौचालय साफ करने की सजा सभी को भुगतनी पड़ेगी। हालांकि वह थका हुआ महसूस कर रहा था क्योंकि आज उसे कोई नया अनुभव नहीं मिला था। आज उन्होंने केवल अभ्यास किया। लेथेल ने आराम कर रहे सभी लोगों की ओर देखा और फिर बोला, क्या आप लोग इस तरह हार मानने को तैयार हैं? एक परेशान युवक ने कहा, अगर हम हार नहीं मानते तो हम और क्या कर सकते हैं? मैं थक गया हूं और अब और नहीं चल सकता। ये सही है, एक छात्रा बोली। लेथेल, अगर तुम में अभी भी ताकत है तो जाओ, हमारी चिंता मत करो। कम से कम मैं नहीं चाहती कि मेरा हीरो उस गंदी जगह पर जाए।
ये सही है, लेथिल, जल्दी करो और जाओ, मुझे पता है कि तुम्हारे पास अभी भी अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए पर्याप्त ताकत है। ओए, एक हीरो के लिए वेश्यालय का शौचालय साफ करना, ये बहुत बुरी बात है, तुम हर मजाक का पात्र बन जाओगे। सब ठीक कहते हैं, तुम पहले जाओ। वैसे भी, ये पहली बार नहीं है जब मैंने ऐसा किया है। मेरा शरीर भी शौचालय की बदबू से ढका हुआ था, इसलिए मैं इसे साफ नहीं कर सका। भले ही मैं उस जगह को एक बार और साफ कर लूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेथेल को यह सुनकर थोड़ी हैरानी हुई कि सब लोग उससे ईर्ष्या करेंगे और चाहेंगे कि उसका भी वही हश्र हो जो उनके साथ हुआ। लेकिन अंत में, हर कोई उसे जाने के लिए कह रहा था ताकि वह उस गंदी जगह में प्रवेश न करे। लेथेल ने आह भरी और मुस्कुराया। वह जमीन पर बैठ गया और मुस्कुराया, अगर तुम नहीं जाओगे, तो मैं भी नहीं जाऊंगा। एक छात्रा चौंकी और जल्दी से बोली, ओए, आप। लेथेल ने उसकी बात काटते हुए कहा, अभी तो बहुत कम दूरी तय करनी है, हम कोशिश कर सकते हैं। क्या तुम अब और भागना नहीं चाहती? कम से कम, हमें अपनी सीमाएं जानने के लिए थोड़ी और कोशिश करनी होगी, है ना? लेकिन, ये तो मेरी सीमा है। एक पुरुष तलवारबाज ने बोलने के बाद आह भरी। क्या तुम लोग पहले भी यहाँ दौड़ चुके हो? लेथेल ने भौहें सिकोड़कर पूछा। नहीं, पहले हम और बाकी सभी लोग केवल 50% दूरी ही दौड़ पाते थे। इसका मतलब है कि आपकी प्रगति बहुत बड़ी है। लेथेल ने सभी को प्रोत्साहित करना शुरू किया, आप पहले से ही यहाँ तक पहुँच सकते हैं, बस थोड़ी ही दूरी बाकी है, लेकिन आप भागना नहीं चाहते। ऐसा लगता है, आपकी सीमा यहाँ नहीं, बल्कि आपके विचारों में है। लेकिन, एक छात्रा ने अपने होठों को सिकोड़ते हुए कहा, आप में प्रतिभा बहुत अधिक है, और आपकी ताकत भी भयानक है, आप मेरी और बाकी सभी की साधारणता को कैसे समझ सकते हैं? चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें, हम आपके जैसे लोग नहीं बन सकते। ये सही है, एक आदमी पेड़ से पीठ टिकाकर बैठा था और उसने कहा, प्रतिभाशाली लोगों और साधारण लोगों के बीच का अंतर कुछ ऐसा है जो, चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें, अर्थहीन हो जाता है। लेथेल, तुम नहीं समझ सकते कि हम क्या सह रहे हैं। एक महिला अचानक बोल पड़ी, तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, लेकिन मेरा भविष्य केवल अंधकार में है। अगर कुछ खास नहीं होता, अगर मैं ऐसे नतीजे हासिल नहीं कर पाता जिससे मेरा परिवार आश्चर्यचकित हो जाए, तो मैं अभी भी एक वस्तु ही हूँ। स्नातक होने के बाद, मुझे परिवार के लाभ के लिए एक ऐसे व्यक्ति से शादी करनी होगी जिससे मैं कभी नहीं मिली। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहना जिससे आप प्यार नहीं करती, उसके बच्चे को जन्म देना और फिर कचरे के एक टुकड़े की तरह फेंक दिया जाना। लाथेल, मेरी और तुम्हारी किस्मत बिल्कुल अलग है। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन कोफाई दानाप तक और अधिक अध्याय लाने में हमारी सहायता करें। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन उपन्यास सहायक चरित्र का हरम बहुत सामान्य है। अध्याय 472 एमलेथ से मुलाकात। सहायक चरित्र का हरम बहुत सामान्य है। सी 472 मीटिंग एमलेथ एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 472 एमलेथ से मुलाकात। ये सुनकर लेथेल को अचानक खुद की और अन्य मुख्य पात्रों की याद आ गई। उन्होंने आह भरते हुए कहा, आप लोग गलत हैं, क्या आपको लगता है कि मुझे इस तरह की प्रतिभा पसंद है? क्यों नहीं? एक पुरुष छात्र बोला, आपकी प्रतिभा बहुत अच्छी है, आप जहां भी जाएं, हर कोई आपका सम्मान करता है। आपका भविष्य अवश्य ही फूलों से भरा होगा। लेथेल ने अपना सिर हिलाया और जवाब दिया, तो अगर मैं असफल हो गई तो क्या होगा? असफल? ऐसा कैसे हो सकता है? ये सही है, उन्होंने उत्तर दिया, जो आप सोचते हैं कि नहीं हो सकता, वह फिर भी हो सकता है। आपके लिए मैं एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हूं, लेकिन अन्य सच्चे प्रतिभाशाली लोगों के लिए मैं कुछ भी नहीं हूं। आप लोग सिर्फ यही एम्पायर में हैं। जब आप मुझे एक बार चमकते हुए देखते हैं, तो आपको लगता है कि मैं अजय हूं, लेकिन अन्य सुपर जीनियस की तुलना में क्या? NO12BIN.C आप सोचते हैं कि मैं अजय हूं, मुझ पर आपका विश्वास बहुत बड़ा है। लेकिन आपने यह नहीं सोचा कि मैं कब असफल हो जाऊंगा या आप कितने निराश होंगे। उस समय मैं भी अपने आप से निराश हो जाऊंगा, इतना निराश कि बस आत्महत्या कर लूंगा और इस दुनिया से चला जाऊंगा। इस दुनिया में उतने ही प्रतिभाशाली लोग हैं जितने शरद ऋतु में गिरते पत्ते, लेकिन कितने लोग बड़े होकर आकाश में चमकते सितारे बन पाते हैं। भले ही आप प्रतिभाशाली न हो, लेकिन आप हार नहीं मान सकते। प्रतिभाशाली लोग चमकदार बनने का प्रयास करते हैं, आप अपने भाग्य पर विजय पाने का प्रयास करते हैं। लेथेल ने अपनी बात समाप्त की, खड़े हुए, कुछ कदम चले, फिर रुक गए, और आगे बोले, यदि आप इतनी छोटी दूरी भी इस तरह से नहीं जीत सकते, तो आप अपने भाग्य को कैसे जीत सकते हैं? अभी हार मान लेना ऐसा है जैसे आप अपने भाग्य को समझने ही वाले थे लेकिन इसके बजाय हार मान गए। लेकिन, ये ठीक है, प्रतिरोध छोड़ने वाले जितने कम होंगे, भाग्य का विरोध करने वाले उतने ही अधिक चमकदार बनेंगे। आप बरोसिक से नफरत कर सकते हैं, लेकिन उसने भी बहादुरी से भाग्य का विरोध किया। इसलिए आपको उसे डांटने का कोई अधिकार नहीं है। अपनी बात समाप्त करने के बाद, लेथेल ने पहाड़ की चोटी पर चढ़ना फिर शुरू कर दिया। हालांकि बाकी की दूरी ज्यादा नहीं थी, लेकिन ढलान बहुत खड़ी थी। अगर आपको पहाड़ की चोटी पर पहुंचना है, तो आपको बहुत प्रयास करना होगा। लेकिन लेथेल को अब कोई परवाह नहीं थी, जो कुछ उसे कहना था, वह पहले ही कह चुका था। वह ये भी नहीं चाहता था कि उसके सहपाठी भाग्य के नियंत्रण में रहें। एड्स बाय पब फ्यूचर। महिलाओं का विवाह परिवार के लिए अनेक लाभों के बदले में वस्तुओं की तरह कर दिया जाता है। पुरुषों का संपूर्ण मूल्य समाप्त कर दिया जाता है, और जब उनका कोई मूल्य नहीं रह जाता तो उन्हें सेना में भर्ती होने के लिए बाध्य कर दिया जाता है। जब लेथेल चले गए तो सभी लोग सिर झुकाकर विचारों में खो गए। लानत है। जादूगर की पोशाक पहने एक पुरुष छात्र ने अपनी पोशाक उतार दी, जिससे उसके कपड़े पसीने से भीगे हुए दिखाई दिए।
उसने खड़े होने की कोशिश की, फिर पहाड़ की चोटी की ओर चलना जारी रखा, चलते चलते डांटते हुए बोला, मैं हमेशा के लिए असफल नहीं रहना चाहता। मेरे पिता मेरे साथ एक बेवकूफ की तरह व्यवहार करते हैं, हमेशा मेरे भाई पर ध्यान देते हैं। मैं यहाँ ये साबित करने आया हूँ कि मैं बेकार नहीं हूँ, ये साबित करने नहीं कि मैं कितना बेकार हूँ। ये सुनकर सभी ने दांत पीस लिए, एक दूसरे की तरफ देखा और फिर खड़े होने की कोशिश की। हालांकि कई लोगों के लिए यह उनकी सीमा थी, फिर भी वे ऐसे खड़े हो गए जैसे वे अपनी किस्मत के आगे समर्पण नहीं करना चाहते थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो खड़े नहीं हो सकते थे, लेकिन वे अंतिम यात्रा में एक दूसरे की मदद करने लगे। लेथेल इस थकाऊ यात्रा के अंतिम गंतव्य पर बैठे हुए आह भरते हुए बोले, ऐसा लगता है वे भी अपने भाग्य को स्वीकार नहीं करना चाहते। हा 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 हा, बेशक। लिलिथ अचानक उसके बगल में प्रकट हुई, मुस्कुराई और बोली, ये वास्तव में आपके लिए बेहद उचित है कि आप उनकी आंतरिक प्रेरणा को जगाएं। लेथल ने आह भरते हुए कहा, तुम मुझे क्या समझते हो? हे, नाराज मत हो, मुझे लगता है कि इन बच्चों में बहुत क्षमता है, बस इस दुनिया की कठोरता ने उनकी इच्छाशक्ति को खत्म कर दिया है। लिलिथ मुस्कुराई और बोली, मैं बस यही चाहती हूँ कि वे फिर से खड़े हो जाएं और भाग्य के आगे न झुकें। लेथेल ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, क्या आपको लगता है कि इस पद्धति की बदौलत आप अन्य पुरुष नायक बना सकते हैं? हे, क्या तुमने अभी तक इस पर ध्यान दिया है? लिलिथ ने अचानक पूछा। बेशक। लेथेल ने अपना सिर हिलाया और कहा, यह इतना स्पष्ट है कि इससे मुझे ऐसा लगता है कि आप एक मुख्य चरित्र का कारखाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हे, ये सही है। मैं ये जांचना चाहता हूँ कि क्या कोई भी व्यक्ति जो भाग्य पर विजय पाने का प्रयास करता है, वह पुरुष नायक बन सकता है। लिलिथ की बात सुनकर लेथेल मुस्कुराए और बोले, अगर पुरुष प्रधान भूमिका इतनी आसानी से बनाई जा सकती, तो मैं ही पुरुष प्रधान भूमिका होती, वे बेवकूफ लोग नहीं। ये सही है, मुझे पूरा विश्वास है कि इस कक्षा में कम से कम एक मुख्य पात्र अवश्य जन्म लेगा। लिलिथ ने अत्यंत आत्मविश्वास से भरी आवाज में कहा। लेथेल, क्या तुम मुझसे शर्त लगाने की हिम्मत करोगे? लिलिथ अचानक रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया और बोला, तुम्हारे साथ शर्त? क्या मतलब है तुम्हारा? ये सही है, मुझे पूरा विश्वास है कि इस कक्षा में कम से कम एक मुख्य पात्र अवश्य जन्म लेगा। लिलिथ ने अत्यंत आत्मविश्वास से भरी आवाज में कहा। एड्स बाय पब फ्यूचर। लेथेल ने उसके चेहरे को देखा, मुस्कुराया और सिर हिलाया, अच्छा। मैं भी देखना चाहता हूँ कि अंत में तुम्हारी योजना सफल होगी या असफल। देखो, कुछ लोग आ गए हैं। लिलिथ ने दूर की ओर इशारा किया, उसने देखा कि कई लोग आ गए हैं। यद्यपि वे बहुत थके हुए थे, उनके कपड़े पसीने से भीगे हुए थे और उनके पैर इस प्रकार कांप रहे थे मानो वे गिरने वाले हों, फिर भी वे दौड़ते रहे। लेथेल ने जब देखा कि उनके पीछे के धावक भी फिनिश लाइन तक पहुंचने में एक दूसरे की मदद कर रहे हैं तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। कुछ ही क्षण बाद सभी लोग फिनिश लाइन पार कर गए और हौंफते हुए जमीन पर गिर पड़े। कुछ लोगों को तो अपने गंतव्य पर पहुंचते ही उल्टियां होने लगीं। यद्यपि सभी लोग इतने थके हुए थे कि उनकी सांसें रुकने वाली थी, उनके शरीर थक चुके थे, उनके पैर कांप रहे थे और वे अब खड़े नहीं हो सकते थे, फिर भी लेथेल ने उनके चेहरों पर मुस्कान देखी। ये संतोष और आत्मविश्वास से भरी मुस्कान थी। लेथेल को भी ये देखकर खुशी हुई। वह देख रहा था कि लोग उसके जैसी ही किस्मत से जूझ रहे हैं। हालांकि वह जानता है कि उसका भविष्य अभी भी अस्पष्ट है क्योंकि उसे पुरुष नायकों के खिलाफ लड़ना है, लेकिन वह हार भी नहीं मानना चाहता। घास का एक तिनका भी कंक्रीट को भेद कर सूरज की रोशनी तक पहुंच सकता है। वह इंसान है, तो वह घास के एक तिनके के आगे कैसे झुक सकता है? लिलिथ ने भी उसकी तरफ देखा और मुस्कुराई। उसकी मुस्कान और भी चौड़ी हो गई जब उसने देखा कि सभी 20 लोग अपनी मंजिल पर पहुंच गए हैं और कोई भी पीछे नहीं रह गया है। अल्पविराम। लेथेल गाड़ी में बैठ गया और आहें भरने लगा। ये जानने के बाद कि सभी लोग फिनिश लाइन पर पहुंच चुके हैं, वह भी अकादमी से चला गया। क्योंकि वह जानता था कि अगर वह रुक भी गया तो वह कुछ नहीं कर पाएगा और बात भी नहीं कर पाएगा। हर कोई इतना थक गया था कि वे हिल भी नहीं सकते थे, इसलिए उसे लिलिथ को बाकी समस्याओं को हल करने देना पड़ा। गाड़ी में बैठे बैठे एकना उसकी छाती में लेट गई और पूछा, युवा मालिक, आज क्या आप खुश हैं? लेथेल, वास्तव में ये बिल्कुल भी मजेदार नहीं है। क्या बात है? एकना उलझन में थी और उसने अपना सिर उठाकर उससे पूछा। लेथेल ने आह भरते हुए कहा, आज मेरी मुलाकात 2 मुख्य पुरुष पात्रों से हुई, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी जान खतरे में है। एकना मुस्कुराई और बोली, युवा स्वामी, चिंता मत करो। लिलिथ आपकी रक्षा कर सकती है और मैं भी। मैं जिस बात को लेकर चिंतित हूँ, वह ये नहीं है कि मैं खतरे में हूँ। लेथेल ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं जिस बात को लेकर चिंतित हूँ, वह ये है कि मुझे डर है कि आप और वे लोग जिन्हें मैं पसंद करता हूँ, वे खतरे में हैं। एकना ने लेथेल के चेहरे को सहलाया और धीरे से कहा, चिंता मत करो, जब तक तुम पर्याप्त ऊर्जा देते रहोगे, मैं आगे बढ़ सकता हूँ। यदि मेरा स्तर पर्याप्त ऊंचा है, तो मेरे पास आपकी रक्षा करने की पर्याप्त क्षमता होगी। ओए, लेथेल पसीना बहाते हुए बोला, तुम्हें सिर्फ मेरा शरीर चाहिए। युवा स्वामी, क्या आप ये समझते हैं? एकना ने आश्चर्यचकित होने का नाटक किया, मुस्कुराई और कहा, आप वास्तव में होशियार हैं, मेरे युवा स्वामी। एकना ने अपनी बात खत्म की और उसके होठों को हल्के से चूमा। उनके होंठ एक दूसरे से हल्के से छुए, फिर अलग हो गए। लेथेल ने सिर हिलाया, ठीक है, जब मैं बेहोश था तो क्या कुछ खास हुआ था? एकना ने अपना सिर हिलाया, नहीं, युवा मास्टर। वास्तव में, क्लेयर को बेघर लोगों का प्रबंधन करने में बहुत कठिनाई होती है। क्लेयर की देखभाल में ऐसे लोगों की संख्या घटकर 100 से कुछ अधिक रह गई है। मिकोनिया अभी भी नीलामी केंद्र के जीर्णोद्धार की योजना शुरू करने के लिए आपके वापस आने का इंतजार कर रहा है। और टेनरिस अभी भी आपके डिजाइन के अनुसार स्प्रिंग पैलेस का जीर्णोद्धार करने की कोशिश कर रहा है।
जब योडल कबीले को पता चला कि आप उनकी मदद कर रहे हैं, तो वे बहुत खुश हुए और हर दिन आपकी प्रशंसा करने लगे। मैं उन्हें यहाँ लाना चाहता था ताकि उनकी मदद करना आसान हो जाए, लेकिन मुझे डर है कि मानवता का लालच एक बार फिर उन्हें नुकसान पहुंचाएगा। लेथेल ने सिर हिलाया, उसे लगा कि एकना ने उसकी इच्छा के अनुसार सारा काम बड़े करीने से किया है। उसे लगा जैसे वह धरती पर बिताए अपने दिनों को फिर से जी रहा है। उसे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसे सिर्फ एक विचार देने की जरूरत है, और अकना उस विचार को साकार करने में उसकी मदद करेगी। अकना ने आगे कहा, युवा स्वामी, चूंकि आप इतने लंबे समय से लापता हैं, मुझे लगता है कि आपको मिकुन्या और टिनरिस से मिलकर उन्हें आश्वस्त करना चाहिए। जहां तक क्लेयर का सवाल है, मेरे नौकर ने उसे पहले ही सूचित कर दिया है। हालांकि वहां स्थिति बहुत स्थिर नहीं है। भोजन खत्म हो रहा है और रानी माँ द्वारा उन्हें दिया जाने वाला बोनस भी खत्म हो रहा है। अगर वर्तमान स्थिति से उबरने में उसकी मदद करने के लिए कोई समाधान नहीं है, तो मुझे डर है। ये सुनकर लेथेल ने आह भरी और सिर हिलाया। मैं समझता हूँ। चिंता मत करो, मेरे पास क्लेयर को इस स्थिति से उबरने में मदद करने का एक तरीका है। तो युवा मास्टर, आप सबसे पहले किससे मिलना चाहते हैं? अखना ने मुस्कुराते हुए पूछा। लेथेल ने भौहें सिकोड़ी। उसने बहुत देर तक सोचा, फिर बोला, मैं पहले एमलेट से मिलना चाहता हूँ। यह अखना चौंक गई। लेथेल के जवाब से आश्चर्यचकित हुई। युवा मास्टर, क्या आपने ध्यान से सोचा है? मैंने ध्यान से सोचा है, लेथेल ने सिर हिलाकर कहा। इससे पहले वह और एमलेट श्राप जादू से बंधे हुए थे। एमलेट ने उसे श्राप देने की योजना बनाई, लेकिन अंत में इसका उल्टा असर हुआ और वही श्राप की चपेट में आ गई। लेकिन जब वह दानव भगवान के साथ लड़ाई से वापस लौटा, तो वह संबंध गायब हो गया, जिससे वह असुरक्षित महसूस करने लगा। लेथेल को लगा, उसे एक बार एमलेट से मिलने की जरूरत है। क्योंकि लेथेल को ऐसा महसूस हुआ कि एमलेट उस दुनिया की महिला पात्रों में से एक है, जहां उसने डांडाइट के लिए बग्स को ठीक किया था। एड्स बाय पब फ्यूचर कोफाई दानाप तक और अधिक अध्याय लाने में हमारी सहायता करें। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास सहायक चरित्र का हरम बहुत सामान्य है। अध्याय 473। कृपया मुझे परेशान न करें। सहायक चरित्र का हरम बहुत सामान्य है। सी 473। कृपया मुझे परेशान मत करो। एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 473। कृपया मुझे परेशान न करें। लालित गार्डन में लेथेल ने एक बार फिर यह नाम देखा और उसे और भी यकीन हो गया कि अमलेथ उस दुनिया की उन महिला पात्रों में से एक थी जिन्हें वह जानता था। एक लालित गार्डन उनके नाम और अमलेथ के नाम का संयोजन था। लाथेल में ला, अमलेथ में लेथ। हालांकि लेथेल को यह समझ में नहीं आ रहा था कि उस दुनिया में महिलाएं उसे क्यों पसंद करती थीं। क्या ऐसा हो सकता है कि जो पुरुष पात्र उनकी नियति बनने वाले थे, वे उन्हें खुश नहीं कर पाए? लेथेल ने अपना सिर हिलाया, उसे लगा कि यह असंभव है। एक बार वह उस दुनिया में 3 साल तक रहा था, ताकि एक लड़की का मन बदल सके जिसे वह वास्तव में पसंद करता था। हालांकि ये सब निरर्थक है। अंत में उसने फिर भी उस युवक को चुना जो उसके भाग्य का नायक था। उनका अन्य महिला लीड से ज्यादा संपर्क नहीं था। उनकी बग को हल करने के बाद वे तुरंत गायब हो गए और उनसे संपर्क नहीं किया। इसके बाद क्या हुआ, इसका विवरण तो उसे याद नहीं है, लेकिन उसे यह स्पष्ट रूप से याद है। जिन महिला पात्रों की उसने बग ठीक की थी, उनमें से प्रत्येक ने सार्वजनिक रूप से अपने पुरुष साथियों की घोषणा की थी। लेथेल ने आह भरी और अपना सिर हिलाया। वह आगे सोचना नहीं चाहता था। वह एक बात स्पष्ट करने के लिए एमलेथ से मिलना चाहता था। क्या वह वास्तव में उस दूसरी दुनिया की महिला है? अगर वह सचमुच उस दुनिया की औरतों में से एक थी, तो वह यहाँ क्यों आई और वह उसके साथ क्यों रहना चाहती है? लेथेल को इन कारणों को स्पष्ट करने की आवश्यकता है, अन्यथा वह उसके लिए एक भयानक खतरा बन जाएगी। हालांकि उसकी स्मृतियों से बहुत कम जानकारी ही सामने आई थी, लेकिन वह ये भी जानता था कि उस दुनिया में औरतें कितनी भयानक और पागल थीं। अरीन इसका एक विशिष्ट उदाहरण है। उसके मनमोहक रूप को मत देखो, जो हमेशा ऐसा लगता है जैसे वह एक मासूम, दयनीय लड़की है। हालांकि वह वास्तव में एक छोटी शैतान है। उस दिव्य आवरण के पीछे एक शैतान छिपा है जो अंधेरे षड्यंत्रों से भरा हुआ है। लेथल ने याद किया कि एरिन ने एक बार एक प्रसिद्ध महिला गायिका को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया था, क्योंकि एरिन ने ही अफवाहें फैलाई थीं। ये सबको ये बताने के लिए पर्याप्त था कि वह कितनी भयानक थी। लेथेल ने आह भरी, अपने मन के सारे विचार त्याग दिए और अंदर जाने का निर्णय लिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जैसे ही दरवाजा खुला, अमलेथ की निजी नौकरानी वहां पहले से ही इंतजार कर रही थी। उसने सिर झुकाकर कहा, युवा मालिक, मेरे मालिक बहुत देर से आपका इंतजार कर रहे हैं। कृपया अंदर आएं। लेथेल ने भौहें सिकोड़ी। उसे लगा जैसे उसके सभी कार्य और निर्णय अमलेथ को स्पष्ट रूप से ज्ञात थे। उसने अपना सिर घुमाकर अकना की ओर देखा, उसने भी उसकी ओर देखा और थोड़ा सिर हिलाया। आखिरकार उन्होंने साथ साथ अंदर जाने का फैसला किया। दरवाजे के पास पहुंचते ही दासी अचानक लेथेल के सामने खड़ी हो गई, सिर झुका लिया और बोली, क्षमा करें युवा स्वामी, मेरे स्वामी ने आदेश दिया है कि केवल आपको ही अंदर जाने की अनुमति है। लेथेल चौंक गया और लड़की की ओर भौहें सिकोड़ते हुए बोला, क्या तुम सचमुच चाहती हो कि मैं अकेली अंदर जाऊं? ये सही है। नौकरानी ने अपना सिर झुकाया और कहा, यह मालिक का आदेश है, मुझे खेद है युवा मालिक। लेकिन नौकरानी ने उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहा, युवा मालिक, चिंता मत करो। मेरे मालिक ने वादा किया है कि वह ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे आपको कोई खतरा हो। लेथेल, तुमने ऐसा कहा इसलिए मैं और भी अधिक चिंतित हूँ। लेथेल ने मन ही मन सोचा, उसे लगा कि इस बार वह अमलेथ से नहीं मिल पाएगा, इसलिए उसने वहां से जाने का निर्णय कर लिया। हालांकि वह नौकरानी अचानक फिर बोली, मालिक ने यह भी कहा
यदि आप वह रहस्य जानना चाहते हैं जिसे आप ढूंढ रहे हैं, तो यह आपके लिए एकमात्र मौका है। ये सुनकर लेथेल ने भौहें सिकुड़ी और नौकरानी की ओर देखा, फिर अकना की ओर देखा और कहा, अकना, गाड़ी में वापस जाओ और मेरा इंतजार करो। युवा मालिक, आप अंदर जाओगे तो मैं भी अंदर जाऊंगी, अकना ने दृढ़ता से कहा। ठीक है, चिंता मत करो। इमलेथ निश्चित रूप से मुझे खतरे में डालने के लिए कुछ नहीं करेगा। वैसे भी मुझे कुछ बातें जानने की जरूरत है, लेथेल ने आह भरते हुए कहा। अकना उनके व्यक्तित्व को बहुत अच्छे से जानती है। जब वह किसी बात पर गंभीरता से निर्णय ले लेते हैं तो कोई भी उनका निर्णय नहीं बदल सकता। अंततः अकना ने अपना सिर झुकाया और कहा, हाँ युवा मास्टर। लेथेल लालित गार्डन में एक परिचित रास्ते पर चलते हुए एक ऊंचे टॉवर के पास पहुंचा जहां वह पहले गया था। वह और नौकरानी ऊपरी मंजिल पर गए। ये जगह 200 वर्ग मीटर से भी ज्यादा चौड़ी थी और यहाँ पर बहुत सारे पौधे उगे हुए थे जैसे कि यह कोई बगीचा हो। वह पलटी और गाड़ी में घुस गई। ये देखकर लेथेल ने राहत की सांस ली। उसने नौकरानी की ओर देखा, मुस्कुराया और कहा, चलो चलें। नौकरानी ने सिर हिलाया और लेथेल को लेलित गार्डन में ले गई। दरवाजा धीरे धीरे बंद हो गया, लेकिन गाड़ी में बैठी अकना अभी भी लेथेल की पीठ को घूर रही थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जब तक दरवाजा पूरी तरह से बंद नहीं हो गया, वह भौहें सिकोड़कर बुदबुदाती रही, अमलेथ, अगर तुमने यंग मास्टर को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की तो मैं देवताओं की कसम खाती हूँ, मैं तुम्हें 1 लाख टुकड़ों में फाड़ दूंगी। अल्पविराम। लेथेल लालित गार्डन में एक परिचित रास्ते पर चलते हुए एक ऊंचे टॉवर के पास पहुंचा जहां वह पहले गया था। वह और नौकरानी ऊपरी मंजिल पर गए। ये जगह 200 वर्ग मीटर से भी ज्यादा चौड़ी थी और यहाँ पर बहुत सारे पौधे उगे हुए थे जैसे कि यह कोई बगीचा हो। यहाँ से खड़े होकर वह दूरी पर स्थित एन्चेंटेड टॉवर और रॉयल पैलेस दोनों को देख सकता था। लेथेल कुर्सी पर बैठ गया और अचानक उसके दिल में चिंता की भावना पैदा हो गई जिससे वह उलझन में पड़ गया। कुछ ही देर बाद ऊंची एड़ी के जूतों के जमीन से टकराने की आवाज सुनाई दी। आवाज और नजदीक आती जा रही थी, इतनी नजदीक कि ऐसा लग रहा था जैसे आवाज उसके दिल के करीब पहुंच रही हो। हालांकि यह एहसास लेथेल को भी परिचित सा लगा, जैसे उसने कहीं इस एहसास को महसूस किया हो। कृत। दरवाजा खुला और एक बेहद खूबसूरत गोरी महिला वहां खड़ी थी। वह एक आदर्श कृति की तरह थी जिसमें वह सारी सुंदरता समाहित थी जो एक महिला चाहती है। वह वहीं खड़ी थी, उसके शरीर से एक चमकदार प्रभामंडल निकल रहा था और वह प्रभामंडल लेथेल को अपने में समाहित कर रहा था। अचानक लेथेल को इस समय बहुत सी बातें याद आ गईं। उसकी यादें बंद बक्से में बंद सामान की तरह थीं जो बहुत दिनों बाद खुली हों। यादों की एक धारा उसके दिमाग पर छा गई, लेकिन उसने बस भौहें सिकोड़ लीं और धीरे धीरे यादों की इस धारा को स्वीकार कर लिया। पलक झपकते ही उसने बहुत सी चीजें देख लीं। भले ही वह अधूरी थी और ऐसा लग रहा था कि उसे पूरी याददाश्त का सिर्फ 1/4 हिस्सा ही याद है, लेकिन ये काफी था। उसने कई भावनाओं के साथ अमलेथ की ओर देखा। चिंता, बेचैनी, थकान, निराशा। इन सब के कारण उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका सामना कैसे करे। जब अमलेथ ने लेथेल को देखा तो उसकी आंखें जुनून और पागलपन से भरी हुई थीं। हालांकि उसने उस भावना को बहुत जल्दी छिपा लिया। NO12BN.C ओम। वह उसके पास गई, मुस्कुराई और बोली, लाथेल, क्या मैं सुंदर हूँ? लेथेल ने अपना सिर उठाकर उसकी ओर देखा, उसकी आंखें उदासी से भरी थीं। सुंदर? लेकिन तुम इसे मेरे लिए नहीं ला सकी। ये सुनकर इमलेथ चौंक गई। उसने अपने होठों को कसकर बंद कर लिया, खुद को नियंत्रित करने की कोशिश की और अपनी भावनाओं को फूटने से रोका। तुम्हें पहले से ही सब कुछ पता है। बस थोड़ा सा। लेथेल ने अपना सिर हिलाया और कहा, अमलेथ, तुम इस दुनिया में क्यों आए हो? वहां तुम ज्यादा खुश रहोगी। तुम और वह। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। नहीं, अमलेथ अचानक चिल्लाया, लेथेल, तुमने गलत समझा। मैं सब कुछ जानता हूँ अमलेथ। लेथेल ने आह भरी। मैं नाराज नहीं हूँ, नहीं, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। मैं बस इतना महसूस करता हूँ कि मैं बहुत बेवकूफ हूँ। नहीं, लेथेल। अमलेथ ने कांपते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया। तुम्हारी याददाश्त गलत लगती है। मैं ठीक है, इमलेथ, मैं तुमसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या तुमने कभी मुझे पसंद किया है? या ये सिर्फ अधिकार है? लेथेल का सवाल सुनकर अमलेथ ने तुरंत कहा, बेशक, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेथेल। मैं बस काम पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मैं अधिक पैसा कमा सकूं। जब हमारे पास बहुत सारा पैसा होगा तो हम खुशी से एक साथ रह सकेंगे, हम हर जगह जा सकेंगे और हम एक साथ सभी प्रकार के स्वादिष्ट भोजन खा सकेंगे। लाथेल, अमलेथ, तुम गलत हो। लेथेल ने थके हुए स्वर में कहा, तुमने जो किया वह सिर्फ अपना वित्तीय साम्राज्य बनाने के लिए था और मैं सिर्फ वह व्यक्ति था जिसने तुम्हें वह साम्राज्य बनाने में मदद की। मुझे पता है कि आपने मेरे द्वारा बनाई गई व्यावसायिक योजनाओं का उपयोग किया है, लेकिन वह एक उपहार था जो मैंने आपको दिया था, इसलिए मेरा इसके बारे में शिकायत करने का कोई इरादा नहीं है। हालांकि आपने मुझे प्यार के कारण नहीं रखा, बल्कि इसलिए कि आपने मेरी क्षमताओं को देखा और मुझे एक खजाने के रूप में देखा जो आपको एक वित्तीय साम्राज्य बनाने में मदद कर सकता है। अमलेथ, ये कब्जा है। यह मुर्गी पालने जैसा है जो आपको सोने के अंडे देने में मदद करती है। तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते। जब अमलेथ लेथेल की बात सुन रही थी तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या जवाब दे। वह कहना चाहती थी कि वह गलत था, लेकिन वह अपना मुंह नहीं खोल पा रही थी और न ही उसका खंडन कर पा रही थी। लेथेल सही थी। वह लेथेल को सिर्फ सोने के अंडे देने वाली मुर्गी के रूप में देखती थी और चाहती थी कि वह सिर्फ उसका हो। इमलेथ को चिंता थी कि अगर वह किसी और से प्यार करने लगा तो वह व्यक्ति उसे एक और वित्तीय साम्राज्य बनाने में मदद कर सकता है, जो उसने जो कुछ बनाया था उसे नष्ट कर सकता है। एकमात्र रास्ता उसे अपने पास रखना है।
एक वफादार कुत्ते की तरह। उसने जो त्याग किया वह सिर्फ उसका शरीर था। जो व्यक्ति धन को अपने जीवन से अधिक मूल्यवान समझता था, उसके लिए यह बहुत छोटी कीमत थी। अम्लेत ने अपना सिर झुकाया और अपनी मुट्ठियां भींच ली, उसका शरीर थोड़ा कांप उठा। हालांकि लेथेल को उस पर दया करने का कोई इरादा नहीं था, वह बहुत कुछ सह चुका था। वह एक सामान्य व्यक्ति है जो दुख और निराशा को भी जानता है। ये दुनिया उसकी नई जिंदगी है और वह इस दुनिया की लड़कियों से कोई लेना देना नहीं रखना चाहता। लेथेल, अम्लेत ने अपना सिर उठाया, आंसू दो धाराओं की तरह बह रहे थे, उसके चेहरे पर अत्यधिक दया दिख रही थी। कृपया मुझे माफ कर दें। तुम्हारे मरने के बाद मैं भी बहुत दुखी हो गया था, मैंने भी तुम्हारे साथ आत्महत्या कर ली। लेथेल, मैं तुम्हें खोजने के लिए इस दुनिया में आया था। कृपया मुझे एक मौका दो, मैं। लेथेल ने ठंडी निगाहों से अम्लेत की ओर देखा, जैसे विशाल सागर में कोई हिमखंड बिना किसी उद्देश्य के तैर रहा हो। अकेला और ठंडा, वह भौचक्का होकर बोला, बस तुम्हारी बकवास मुझे बहुत हो गई। अब जब मुझे नया जीवन मिल गया है तो कृपया मुझे परेशान न करें। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, कोफाई दान आप तक और अधिक अध्याय लाने में हमारी सहायता करें। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास सहायक चरित्र का हरम बहुत सामान्य है। अध्याय 474 तूफान से पहले शांति। सहायक चरित्र का हरम बहुत सामान्य है। सी 474 तूफान से पहले शांति। एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 474 तूफान से पहले शांति। लेथेल ने पीछे मुड़कर जाने की योजना बनाई, लेकिन अम्लेत ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया, उसकी आवाज में ईमानदारी भरी हुई थी। लेथेल, तुम ऐसा मत करो। तुम मजाक कर रहे हो, है ना? तुम सही हो, मैंने पहले तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, लेकिन मैं तुम्हें सच में पसंद करता हूँ। मैंने इस दुनिया में आने के लिए हर संभव कोशिश की ताकि मैं फिर से तुम्हारे साथ रह सकूं। लाथेल, मुझे एक और मौका दो, कृपया। तुम, बस एमलेथ। लेथेल ने अपना सिर हिलाया और आह भरी, इस दुनिया में तुम्हारा भी नया जीवन है, जिसे तुमने एक बार त्याग दिया था, उसे क्यों पकड़े रहो? लेथेल, प्लीज, मेरा उस आदमी से कोई लेना देना नहीं है। वह वास्तव में सिर्फ मेरा पार्टनर है। एमलेथ समझाता रहा। लेथेल ने फिर भी अपना सिर हिलाया। बस, बहुत हो गया एमलेथ। तुमने मेरे साथ जो किया, उसके बाद तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे प्यार करूंगा? मैं उस पुराने ठंडे घर में वापस नहीं जाना चाहता। मैं तुम्हें फोन नहीं करना चाहता, और तुम मुझसे ऐसे बात करोगे जैसे मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ। मैंने बहुत कुछ सह लिया है अम्लेथ। अब मेरे पास बेहतर चीजें हैं, बेहतर महिलाएं। मैं उन्हें तुमसे भी ज्यादा प्यार करूंगा। लेथेल की बात खत्म होने के बाद उसने अम्लेथ का हाथ झटक दिया। पहले वह उससे ज्यादा ताकतवर थी, लेकिन अब बात अलग है, क्योंकि उसकी शारीरिक ताकत उससे कहीं ज्यादा मजबूत है। अम्लेथ जमीन पर गिर पड़ा और दयनीय रूप से रोते हुए बोला, लेथेल, कृपया मुझे मत छोड़ो, मैं तुम्हें संजो कर रखूंगा, मैं। अम्लेथ ने चाहे जो भी कहा हो, लेथेल बिना किसी हिचकिचाहट के निर्णायक रूप से वहां से चला गया। लेथेल के कमरे से चले जाने के बाद अम्लेथ ने अचानक अपने आंसू पोंछे, उसके चेहरे का भाव पूरी तरह बदल गया। आंखों में आंसू और दयनीयता के कारण उसका चेहरा इतना ठंडा हो गया कि आसपास का स्थान और भी ठंडा हो गया। सामने वाली नौकरानी अचानक अम्लेथ के पास आए, अपना सिर झुकाया और बोली, मालिक, क्या आप चाहते हैं? कोई जरूरत नहीं, एमलेथ ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। मेरिल, जो भी जरूरी हो सब तैयार कर लो। अगर मैं उसे नहीं पा सकता तो कोई भी नहीं पा सकता। हाँ मास्टर। मेरिल ने अपना सिर झुकाया, फिर गायब हो गई। अम्लेथ ने दरवाजे की ओर देखा जैसे कि वह अंदर देखना चाहता हो और बुदबुदाया, लेथेल, खेल अभी शुरू हो रहा है। अल्पविराम। एड्स बाय पब फ्यूचर। लेथेल बाहर जा रहा था कि अचानक उसकी गर्दन के पीछे ठंडी हवा का झटका लगा, जिससे वह चौंक गया। उसने अपना सिर घुमाया और पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। इससे लेथेल को एहसास हुआ कि अम्लेथ बदला लेना चाहता था। वह उसके व्यक्तित्व को किसी से भी बेहतर जानता है। उसका व्यक्तित्व बहुत ही अधिकारपूर्ण है, और अगर उसे वह नहीं मिलता जो वह चाहती है, तो वह उसे नष्ट कर देती है। यही कारण है कि लेथेल यहाँ लंबे समय तक नहीं रहना चाहता था। इसके अलावा वह निश्चित रूप से जानता था कि अभी जो महसूस हो रहा है वह उसकी कल्पना नहीं है। निश्चित रूप से एमलेथ कुछ करने की योजना बना रहा है। लेथेल ने ये सोचा और जल्दी से इस जगह से चला गया। बिना किसी परेशानी के लेलेथ गार्डन से निकलने के बाद उसे तुरंत अजीब सा महसूस हुआ। हालांकि उसने ज्यादा नहीं सोचा और तुरंत गाड़ी में चढ़ गया। जब गाड़ी में उसका इंतजार कर रही अखना ने उसे आते देखा तो वह जल्दी से बोली, युवा मालिक, ज्यादा बात मत करो, जल्दी करो और यह जगह छोड़ दो। ये सुनकर अखना को धीमा होने का साहस नहीं हुआ। उसने तुरंत नौकर को गाड़ी चलाने और जल्दी से यहाँ से जाने के लिए कहा। गाड़ी चलने लगी, तथापि लेथेल को अभी भी बहुत बेचैनी महसूस हो रही थी। सेल्विया, या अधिक सटीक रूप से कहें तो एमलेथ की यादें पुनः प्राप्त करने के बाद वह उससे और भी अधिक डरने लगा। अपने पिछले जीवन में जब वह डेंडाइट की दुनिया में था, तब एमलेथ एक ऐसी महिला थी जिसके अंदर भूत प्रेत का बहुत ही भयानक भाव था। हालांकि उसे बहुत अधिक यादें याद नहीं थी, फिर भी उसे कुछ घटनाएं याद थी जिनके कारण वह धीरे धीरे एमलेथ के लिए हताश हो गया था। इनमें से एक घटना तब हुई जब वह और एमलेथ बड़ी कंपनियों द्वारा आयोजित एक समारोह में शामिल हुए। ये व्यवसाय के शीर्षस्थ लोगों के लिए चमकने और सहकारी अवसरों की तलाश करने का स्थान है। उस समय, क्योंकि उनका रूप काफी अच्छा था, कई मध्यम आयु वर्ग की महिलाओं ने उन पर ध्यान दिया। हालांकि उसने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया, फिर भी एमलेथ ईर्ष्यालु थी। वह इतनी क्रोधित थी कि वह उसे तुरंत घर ले गई। फिर उसने उसे कई दिनों तक तहखाने में बंद रखा। उसे नहीं पता था कि बाहर कितना समय बीतता है, उसे बस इतना पता था कि कभी कभी वह उसके लिए खाना लाती थी।
एड्स बाय पब फ्यूचर। लेथेल भी उस समय का फायदा नहीं उठा सका जब वह भागने के लिए भोजन लेकर आई थी, क्योंकि उसके पैर कंक्रीट के खंभे से जंजीरों से बंधे हुए थे। तहखाने में कोई रोशनी नहीं थी, केवल उसके सिर के ऊपर एक गर्मागर्म लैंप लटका हुआ था। वहां कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या औजार नहीं था, केवल एक गद्दा, एक तकिया और एक कंबल है। NO12 beakjan.com। दूर एक छोटा सा शौचालय था, हालांकि वहां कोई दरवाजा नहीं था, इसलिए अमलेथ उसे आसानी से देख सकता था। कमरा केवल 20 वर्ग मीटर का था, लेकिन इसमें 4 निगरानी कैमरे लगे थे और कोई कोना बंद नहीं था। जब भी लेथेल ने उसका लाया हुआ खाना खाया, उसे तुरंत नींद आने लगी और वह गहरी नींद में सो गया। बाद में उसे पता चला कि खाने में नींद की गोलियां थीं। जब वह सो गया तो उसने उसे गले लगाया और छोटे गद्दे पर दोनों साथ सो गए। उसके जागने से पहले ही वह चली गई। उसे रिहा होने में करीब 1 सप्ताह लग गया। उस समय उसने बस इतना कहा कि वह उसे समारोह में मौजूद अधेड़ उम्र की महिलाओं से बचाना चाहती थी। उन्होंने यहाँ तक कहा कि वे महिलाएं सिर्फ उत्तेजित होने के लिए युवा पुरुषों को ढूंढना चाहती थीं और उनके शरीर में अजीब बीमारियां भी थीं। अमलेथ ने उसे बहुत कुछ समझाया, यहाँ तक कि उसे समझाने के लिए उसने दयनीय रूप भी दिखाया। उसने फिर भी उसकी उपेक्षा की, हालांकि वह क्रोधित नहीं था, इसलिए नहीं कि उसे उसकी बात पर विश्वास था, लेकिन क्योंकि वह उस समय उससे इतना प्यार करता था, इतना कि वह उसकी सारी गलतियों को नजरअंदाज करने को तैयार था। लेकिन अब स्थिति अलग है, लेथेल अब उस शैतान से निपटना नहीं चाहता। अकना ने लेथेल के चेहरे पर चिंता देखी और उसका हाथ पकड़ लिया। अकना के गर्म हाथ ने उसे चौंका दिया और उसे वास्तविकता में वापस ला दिया। उसने अकना की तरफ देखा, वह भी उसे देख रही थी। उसकी आंखों ने उसे बहुत शांत और सुरक्षित बना दिया। गाड़ी काफी देर तक चलती रही और फिर एनचेंटर रोड पर पहुंच गई। सड़क पर कई लोगों को चलते देखकर लेथेल शांत हो गया। उसने आह भरते हुए कहा, मैं आज तो बच सकता हूं, लेकिन कल क्या होगा? युवा मास्टर, अकना ने चिंतित होकर पूछा, क्या अमलेथ ने आपको धमकी दी? नहीं, लेथेल ने अपना सिर हिलाया और कहा, यह उससे भी बदतर है। उसने मुझे कभी धमकी नहीं दी, न ही उसने मुझे नुकसान पहुंचाया, लेकिन अपने व्यक्तित्व के कारण वह इससे भी भयानक चीजें कर सकती थी। मुझे डर लग रहा है। ये तो तूफान से पहले की शांति है। अकना चुप रही, उसने चिंता और स्नेह से लेथेल को देखा, फिर धीरे से कहा, युवा स्वामी, चिंता मत करो। मैं निश्चित रूप से आपकी रक्षा करूंगी। बेशक, मुझे भी उम्मीद है कि आप मेरी रक्षा कर सकते हैं। लेथेल ने आह भरते हुए कहा, आपको मेरे पीछे और नौकरों को तैनात करना चाहिए। जब मैं बाहर जाता हूं तो मुझे असुरक्षित महसूस होता है। अकना ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, युवा मास्टर। महल की सुरक्षा बढ़ाओ, अगर पैसे की कमी हुई तो मैं और पैसे कमाने का कोई उपाय सोचूंगा। लेथेल ने चिंतित होकर कहा, आपको महल की सुरक्षा के लिए यथासंभव जादुई संरचनाओं की व्यवस्था भी करनी चाहिए। सबसे अच्छा वह जादुई स्वरूप है जो किसी घुसपैठिए को तुरंत राख में बदल सकता है। अकना, युवा स्वामी, शांत हो जाइए, हमारे पास उस तरह का जादू नहीं है। हे, लेथल चौंका, तो उस जादू के बारे में क्या जो पूरे महल को छिपा सकता है? इसके लिए कच्चे माल की भी बहुत जरूरत है। अकना ने आह भरते हुए कहा, हालांकि युवा स्वामी, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वह आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आप इतने आश्वस्त क्यों हैं? लेथेल ने असमंजस से पूछा। क्योंकि उसके कई दुश्मन हैं, अकना ने समझाया। ड्यूक राइन भी कोई साधारण ड्यूक नहीं है। ड्यूक राइन का गुस्सा न केवल साम्राज्य को प्रभावित करता है, बल्कि साम्राज्य के बाहर भी फैलता है। अमलेथ व्यापार करती है, उसका सबसे बड़ा डर युद्ध है। अगर युद्ध छिड़ गया तो उसके सभी दुश्मन उस पर तलवारें तान देंगे। ड्यूक राइन को बस उन्हें इकट्ठा करने और इमलेथ पर हमला करने की जरूरत है और फिर वह निश्चित रूप से मर जाएगी। इसलिए, युवा स्वामी, आप फिलहाल सुरक्षित रहेंगे। हालांकि, मुझे लगता है कि अगर वह आपको नुकसान पहुंचाना चाहती है, तो वह दूसरों पर निर्भर करेगी। ये सुनकर लेथल चौंक गए और तुरंत बोल पड़े, आपका मतलब है पुरुष नायक, जो दुनिया की इच्छा से संरक्षित हैं, है ना? अकना ने सिर हिलाया, ये सही है। अमलेथ केवल एक व्यापारी है, भले ही उसके पास अपनी सेना हो, वह शाही सेना से आगे नहीं निकल पाएगी। इस बीच, ड्यूक राइन रानी के साथ अपने संबंधों के कारण शाही सेना को संगठित कर सकते हैं। ये कहते हुए अकना ने मन ही मन लेथेल से सच न बोल पाने के लिए मन ही मन माफी भी मांगी। सच तो यह है, राइन वास्तव में रानी कैथरीन है। यदि लेथल घायल हो जाता, तो वह निश्चित रूप से शाही सेना का उपयोग करके उस व्यक्ति को नष्ट कर देती जिसने उसे घायल किया था। अमलेथ ने अब तक इस कारण से आपको सीधे खतरे में डालने की हिम्मत नहीं की है। तो, मुझे लगता है, अगर वह मेरे जैसी ही व्यक्ति है, तो वह दुनिया की इच्छा से संरक्षित लोगों की मदद लेगी। यदि वह पृथ्वी से नहीं होती, तो उसका भाग्य अंततः उसे दुनिया की इच्छा से चुने गए व्यक्ति के पक्ष में ले आता। चाहे जो भी मामला हो, युवा स्वामी, आपका शत्रु वह है जिसे दुनिया की इच्छा से चुना गया है। एड्स बाय पब फ्यूचर। कोफाई दान आप तक और अधिक अध्याय लाने में हमारी सहायता करें। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास सहायक चरित्र का हरम बहुत सामान्य है। अध्याय 475 में मेडोस हूँ। सहायक चरित्र का हरम बहुत सामान्य है। सी 475 में मेडोस हूँ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 475 में मेडोस हूँ। लेथेल ने ये सुनकर आह भरी। उसे बहुत थकान महसूस हुई। इस दुनिया के पुरुष नायकों और उसके बीच के संघर्ष उसे थका देने के लिए काफी थे। इसके अलावा, जिस दुनिया में उसने बग को ठीक किया था, वहां की लड़कियां उसे परेशान कर रही थीं। अकना को अपने दिल में दर्द महसूस हुआ जब उसने देखा कि लेथेल कितना थका हुआ था। हालांकि, उसे अचानक कुछ याद आया और वह मुस्कुराई। युवा मालिक, चिंता मत करो।
वैसे भी अभी हालात बहुत बुरे नहीं हैं। इमलेत को मास्टर राइन ने रोक रखा है, इसलिए वह निश्चित रूप से कुछ भी बहुत अपमानजनक करने की हिम्मत नहीं करेगी। नोव एल बी JNN। पुरुष किरदार आसानी से सामने नहीं आएंगे, अगर वे सामने भी आते हैं तो हम उन पर सावधानीपूर्वक नजर रखेंगे। अगर उनके पास कोई योजना है तो हम जानते हैं कि कैसे जवाबी हमला करना है। हमारे पास ऐसा करने के लिए पर्याप्त संसाधन और जनशक्ति है। जब लेथेल ने अकना को बोलते सुना तो उसे भरोसा हुआ, तुम सही हो। आखिरकार जब वे हमला करेंगे तो हम चुपचाप बैठे नहीं रहेंगे। नौकरों से कहो कि वे बारोसिक पर नजर रखें, जो भी जानकारी उन्हें मिले उसे रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। हाँ, युवा स्वामी। अखना ने अपना सिर झुकाया और कहा, लेकिन रिक्का के बारे में क्या? ये सुनकर लेथेल ने भौहें सिकुड़ी और बहुत देर तक सोचा, फिर कहा, उसकी चिंता मत करो। अभी वह मुझे पसंद करता है, अगर उसे पता चलेगा कि मैं उसका पीछा कर रहा हूं, तो यह विपरीत प्रतिक्रिया पैदा करेगा। वह जानता था कि रिक्का एक अत्यंत भयानक अस्तित्व है और उसके पास ये पता लगाने के अनगिनत तरीके हैं कि कोई उसका पीछा कर रहा है या नहीं। वर्तमान में लेथेल और रिक्का के बीच अच्छे संबंध हैं। लेथेल को लगता है कि अगर वह इस रिश्ते को विकसित कर सकता है तो भविष्य में उसके पास एक ठोस ढाल होगी। आखिरकार रिक्का एक बेहद अविश्वसनीय पुरुष नायक है। ताकत, व्यक्तित्व और बुद्धिमत्ता के मामले में रिक्का अन्य सभी पुरुष नायकों से कहीं आगे निकल सकता है। लेथल का मानना है कि यदि हैरिस, एलेक्स और एकेरीज को मिला दिया जाए, फिर 2 से गुना कर दिया जाए, तो भी वे रिक्का के बराबर नहीं होंगे। उसे लगता है कि एकमात्र व्यक्ति जो राका के बराबर खड़ा हो सकता है, वह शायद डोरेक है। लेथेल को यह भी नहीं पता था कि डोरेक आखिरकार भगवान बन गया है या नहीं, या वह इस दुनिया को छोड़ चुका है या नहीं। आखिरकार 15,000 से ज्यादा साल बीत चुके हैं। एक दिन में अनगिनत घटनाएं हो सकती हैं और 15,000 से ज्यादा साल बीत चुके हैं, इसलिए यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि डोरेक किस स्तर तक पहुंच गया है। रुको, लेथेल को अचानक कुछ अजीब लगा। उसने अकना की तरफ देखा और पूछा, तुम रिक्का और बारोसिक को जानते हो? पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बेशक, अकना ने सिर हिलाया और कहा, वैसे भी अकादमी के अंदर कई जासूस हैं। यहाँ तक कि लिलित भी मुझे जानकारी भेज सकता है। लेथेल, उसे लगा कि अकना भी बहुत डरावनी है। भविष्य में अगर वह किसी और औरत की तलाश करने की सोचेगा तो शायद उसे पता चल जाएगा। अकना ने उसका चिंतित चेहरा देखा और सूरजमुखी की तरह मुस्कुराई, युवा मालिक, चिंता मत करो। मैंने कहा, मुझे परवाह नहीं है कि आपके पास कितनी औरतें हैं। मैंने इतने सारे जासूसों की व्यवस्था इसलिए की क्योंकि मुझे चिंता थी कि अकादमी में आपकी हत्या कर दी जाएगी। हालांकि बहुत कम लोग जानते हैं कि आपने सफलतापूर्वक दानव भगवान की मुहर को मजबूत किया है, लेकिन दूसरे राज्यों के कई रईस और राजघराने पहले से ही जानते हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम खतरे में रहो। इसके अलावा मैं ये भी चाहता हूं कि तुम्हारा जीवन ऐसा हो जिसमें तुम्हें ज्यादा चिंता न करनी पड़े, बस खुश रहना ही काफी है। ये सुनकर लेथेल इतनी भावुक हो गई कि उसने तुरंत अकना को कसकर गले लगा लिया। धन्यवाद अकना। चाहे पिछले जन्म में हो या इस जन्म में, तुमने मेरी बहुत मदद की है। अकना ने धीरे से उसकी पीठ थपथपाई और उसे सांत्वना दी, चिंता मत करो, चाहे तुम कितना भी दर्द या पीड़ा सह लो, जब तक तुम्हारा दिल मेरे साथ है, मैं इसे अभी भी सहन कर सकती हूँ। लेथेल ने अचानक अकना को छोड़ दिया और असमंजस में पूछा, मेरे मरने के बाद तुम यहाँ क्यों आए? अकना ने अपने होंठ भींच लिए और थोड़ी देर बाद आह भरते हुए सारी बातें बता दी। ये सुनकर लेथेल इतनी डर गई कि उसे पसीना आ गया। पता चला, जब महिलाएं गुस्से में होती हैं तो वे भयानक हो सकती हैं। वह क्रोधित था और अपनी पत्नी से नफरत करता था, हालांकि वह अभी भी एक सामान्य व्यक्ति था और उसमें इतनी क्रूरता नहीं थी कि वह उसे मार सके। लेकिन अकना अलग है। उसके गायब होने के बाद उसने क्रूर बदला लिया। जब वह अभी भी पृथ्वी पर रह रही थी तो लेथेल को केवल यही महसूस हुआ कि अकना एक उच्च पेशेवर महिला सचिव थी, जो थोड़ी शर्मीली थी और दूसरों के साथ ज्यादा बातचीत नहीं करना चाहती थी। लेकिन वह गलत था, जब वह क्रोधित होती है तो अत्यंत भयानक हो जाती है। अकना ने अपनी पत्नी को मार डाला, उसके छोटे छोटे टुकड़े किए, उन्हें सूप में पकाया और अपनी पत्नी के प्रेमी को दे दिया। इतना ही नहीं, बल्कि उस सूप को उन लोगों को भी भेजा गया जिन्होंने अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से उसे दिवालिया बना दिया। जब उन लोगों ने खाना खत्म किया तो वे भी साइनाइड विषाक्तता से मर गए। इसके बाद अकना भी भाग गई, लेकिन वह इतनी चतुर थी कि पुलिस के गिरफ्तारी वारंट से बच निकलने में सफल रही। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसके कारण 25 लोग मारे गए, सूप में मौजूद साइनाइड के कारण 24 लोग मारे गए, तथा उसकी पत्नी एकमात्र व्यक्ति थी जो इसलिए मरी क्योंकि उसके शरीर के टुकड़े कर दिए गए थे और फिर उसे सूप में पकाया गया था। लेकिन इससे भी अधिक भयावह बात यह है कि भागने के बाद वह उसे ढूंढने में सफल रही। हालांकि उस समय वह मर चुका था, फिर भी उसने उसके साथ आत्महत्या कर ली। वह भी उसकी राख के साथ नाव पर ही मर गई। अकना अब शर्मिंदा और चिंतित थी और उसने पूछा, युवा मालिक, क्या आप मुझसे नफरत करेंगे? हे, अकना का सवाल सुनकर लेथेल को अजीब लगा और उसने पूछा, तुम क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि उसने उसकी ओर देखा, उसकी आंखें एक छोड़ी हुई बिल्ली की तरह गीली थी। मैंने तुम्हारी पत्नी को मार डाला क्योंकि मैं एक हत्यारा हूं जिसने कई लोगों को मार डाला है। लेथेल चौंक गया, वह कल्पना नहीं कर सकता था कि ऐसी लड़की एक निर्दयी हत्यारी थी जिसने 25 लोगों की हत्या कर दी। खास तौर पर सबसे बुरी तरह मरने वाली उसकी पत्नी थी। हालांकि उसने अपना सिर हिलाया और धीरे से उसके चेहरे को सहलाया, चिंता मत करो। ये जानने के बाद कि उसने मुझे धोखा दिया है, अब मेरे मन में उसके लिए कोई भावना नहीं है। मुझे तो बस यही लगता है, तुम बहुत दयनीय हो, तुमने मेरे कारण बहुत बुरे काम किए, मेरे कारण ही तुम्हें कई सालों तक भागना पड़ा। अकना, तुम एक बेहतर जीवन की हकदार हो। अकना खुद को रोक नहीं पाए, उसकी आंखों से आंसू की 2 धाराएं बह निकलीं।
हालांकि उसके चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान थी। नहीं, यही जिंदगी है जो मैं चाहती हूँ। आपके बिना मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं है। युवा स्वामी, इस दुनिया में आपसे मिल पाना, आपसे प्रेम करना, आपके लिए काम करना, यही वह खुशी है जिसकी मैं कामना करता हूँ। लेथेल ने अपना सिर झुकाया और धीरे से उसके होठों को चूमा। अकना थोड़ा चौंकी, लेकिन फिर उसने दृढ़ता से जवाब दिया। उनकी जीभें सांपों की तरह एक दूसरे से लिपटी हुई थीं, और वे एक दूसरे को जलाने के लिए अपना सारा प्यार और इच्छा इस्तेमाल कर रहे थे। अखना और भी अधिक उत्तेजित लग रही थी। उसने तुरंत उसे गाड़ी के फर्श पर दबा दिया और व्यग्रतापूर्वक उसके कपड़े उतारने की कोशिश की। बाहर गाड़ी चला रही नौकरानी ने गाड़ी के अंदर की हलचल सुनी और आदत के अनुसार तुरंत अपना ध्वनि अवरोधक जादू सक्रिय कर दिया। उसने आह भरी और बुदबुदाया, आह, यंग मास्टर और अकना साथ में मस्ती करते रहते हैं। मेरी बारी कब आएगी? अल्पविराम। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। दूसरी ओर बरोसिक गुस्से में एक सुनसान गली में चला गया। वह क्रोधित और परेशान महसूस कर रहा था क्योंकि आज उसकी क्षमता बहुत अच्छी तरह से काम कर रही थी, लेकिन उसे कोई लाभ नहीं मिल रहा था। बारोसिक को अचानक चक्कर आने लगा। वह तुरंत रुक गया, दीवार पकड़ ली और खड़े होने की कोशिश की। लानत है, बरोसिक ने बड़बड़ाते हुए डांटा, मैंने अपनी क्षमता का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया, जबकि मेरे शरीर के अंदर की ऊर्जा बहुत कम है। मेरी आत्मा और जादुई ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त हो गई। शायद मैं आज इसे सिर्फ एक बार और इस्तेमाल कर सकता हूँ। वह बड़ी मुश्किल से चलकर एक छोटी सी आभूषण की दुकान तक पहुंचा, मानो कोई उसे रास्ता दिखा रहा हो। मेज पर साधारण और कुछ हद तक पुराने आभूषण देखकर बरोसिक ने भौहें सिकोड़ लीं। वह भी अपनी क्षमता का उपयोग नहीं करना चाहता था। हालांकि ऐसा लग रहा था जैसे दूर से कोई आवाज उसके सिर में प्रवेश कर रही है और उसे अपनी अंतर्दृष्टि क्षमता का पुनः उपयोग करने के लिए कह रही है। बरोसिक ने गहरी सांस ली और विक्रेता की ओर देखा, जो काफी बूढ़ा आदमी था, शायद 70 साल से अधिक का। बूढ़ा आदमी एक झूलती हुई कुर्सी पर बैठा था। उसने किसी पत्ते से बना पंखा पकड़ा हुआ था और उसे धीरे धीरे हिला रहा था। बरोसिक ने भौहें सिकोड़ी, मेज पर रखे आभूषणों को देखा और फिर अपनी छिपी हुई प्रतिभा इनसाइट को उजागर किया। तुरंत ही उसने एक हार देखा जिसके पेंडेंट के अंदर अत्यंत विचित्र ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी। उसने उत्साह से भरी मुस्कान दिखाई, लेकिन वह इधर उधर देखना नहीं भूला। ये देखने के बाद कि यहाँ कोई नहीं है, उसने तुरंत पूछा, इस हार की कीमत कितनी है? ये सुनकर बूढ़े व्यक्ति ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसका शरीर कांप रहा था और उसने उस हार को ध्यान से देखा जिसकी ओर बारोसिक मेज पर इशारा कर रहा था। उसने बहुत देर तक देखा और फिर कहा, 50 सोने के सिक्के। बहुत महंगा है। बरोसिक ने अपना हाथ हिलाया, लेकिन ये सोचकर कि रिक्का ने लगातार वही चीजें खरीदी हैं जिनकी उसे तलाश थी, उसने अपने शब्द बदल दिए। भले ही यह महंगा है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि तुम बूढ़े हो, इसलिए इसे तुम्हारे लिए भिक्षा समझो। उसने 50 सोने के सिक्के मेज पर फेंके, फिर हार लिया और जल्दी से चला गया। बूढ़े आदमी ने मेज पर पड़े सोने के सिक्कों को देखा, लेकिन उन्हें लेने के लिए दौड़ा नहीं, बल्कि बारोसिक की पीठ की ओर देखा। उसकी आंखें दो सितारों की तरह चमक रही थीं, अभी से पूरी तरह अलग। बरोसिक ने जल्दी से हार को अपने अंतरिक्ष बैग में रखा, फिर तेजी से शहर से बाहर भूत जंगल के किनारे चला गया। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया, हार निकाला, उसे देखा और क्रोधित होकर बोला, मैंने अपनी सारी जादुई ऊर्जा समाप्त कर दी है। यदि तुम एक कूड़े का हार हो तो मैं तुम्हें सीवर में फेंक दूंगा। हा 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 हा, नौजवान, तुम्हारे पास सचमुच कोई धैर्य नहीं है। अचानक उसके दिमाग में एक आवाज गूंजी, जिससे वह चौंक गया और वह चिल्लाया, कौन? मत देखो, मैं यहाँ हूँ। हार से सफेद धुएं की एक धारा निकली, जो धीरे धीरे 60 वर्ष से अधिक उम्र के एक बूढ़े आदमी के ऊपरी शरीर में समा गई। मैं मेडोस हूँ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कोफाई दान आप तक और अधिक अध्याय लाने में हमारी सहायता करें। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास सहायक चरित्र का हरम बहुत सामान्य है। अध्याय 476। वह व्यक्ति लेथेल है। सहायक चरित्र का हरम बहुत सामान्य है। सी 476। वह व्यक्ति लेथेल है। एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 476। वह व्यक्ति लेथेल है। बारोसिक मेडोस को देखकर चौंक गया। हालांकि मेडोस उदासीन दिख रहा था, लेकिन उसका मन अशांत था। ये ज्ञात होना चाहिए कि एलेक्स को छोड़ने के बाद वह लगातार किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में था जो उसे पुनर्जीवित कर सके। अधिक सटीक रूप से कहें तो वह दुनिया की इच्छा के एक और बच्चे की तलाश में था। सौभाग्य से उसे एलेक्स की जगह एक प्रतिस्थापन मिल गया। हालांकि बरोसिक के शब्दों ने अभी मेडोस को असहज महसूस कराया। ऐसा लग रहा था जैसे वह दूसरे एलेक्स को देख रहा था, लेकिन उसके पास इस व्यक्ति को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आखिरकार विश्व की इच्छा के बच्चे कोई सब्जी नहीं है जिन्हें वह आसानी से पा सकता है, क्योंकि किसी अन्य व्यक्ति को खोजने से पहले उसे लंबे समय तक खोजना होगा। इसके अलावा इस व्यक्ति की प्रतिभा एलेक्स से भी बेहतर थी। अंतर्दृष्टि। भले ही बरोसिक एक सुअर है, जब तक वह भारी मात्रा में संसाधनों का उपयोग करता है, तब तक वह अभी भी एक देवता बन सकता है। इसके अलावा बारोसिक की प्रतिभा मेडोस को पुनर्जीवित करने के लिए सामग्री खोजने में मदद करने के लिए बहुत उपयुक्त है। ऐसी आंखों से बेहतर क्या हो सकता है जो किसी भी पदार्थ की परत को भेद कर सबसे कीमती चीजें ढूंढ सकें। इससे बारोसिक मेडोस को सर्वोत्तम और सबसे मूल्यवान संसाधन एकत्र करने में मदद कर सकता था। मुझे आशा है कि यह बच्चा एलेक्स जितना मूर्ख नहीं होगा, मेडोस ने मन ही मन सोचा। एलेक्स मेडोस के जीवन में एक दाग है। उसने एलेक्स को विकसित करने में मदद करने की पूरी कोशिश की, लेकिन अंत में एलेक्स एक पागल कुत्ते की तरह निकला जो उसे काटने के लिए वापस आ गया। इस बार मेडोस अब बारोसिक पर ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहता, वह सब कुछ अपने हाथों में रखना चाहता है।
जब बारोसिक ने मेडोस को देखा तो उसने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, क्या तुम इस हार के अंदर छिपे हो? तुम कौन हो? मेडोस ने बारोसिक की ओर देखा, मुस्कुराया और कहा, डरो मत, मैं एक प्राचीन फॉर्मासिस्ट जादूगर हूं जो लगभग मारा गया था। एड्स बाय पब फ्यूचर। हालांकि मैं भाग्यशाली हूं कि मेरे पास एक प्रकार का जादू है जो मुझे अपनी आत्मा को इस हार के अंदर रखने और किसी के मुझे बचाने का इंतजार करने में मदद कर सकता है। बेटा, तुम ही हो जिसने मुझे बचाया है, इसलिए मैं तुम्हें एक महान फार्मासिस्ट एन्चेंटर बनने में मदद करूंगा। इसके अलावा मैं तुम्हें मजबूत बनने और इस दुनिया में शीर्ष पर खड़े होने में भी मदद कर सकता हूँ। ये सुनकर बारोसिक को तुरंत मेडोस की बात पर यकीन हो गया। वह इतना उत्साहित हो गया कि उसकी हृदय गति बढ़ गई और उसका शरीर कांपने लगा। क्या तुम सच कह रहे हो? क्या मैं सबसे बड़ा फार्मासिस्ट जादूगर बन सकता हूँ? क्या मैं इस दुनिया का भगवान बन सकता हूँ? बेशक, मेडोस ने सिर हिलाया, अपनी रहस्यमय प्रतिभा से आप अकल्पनीय चीजें कर सकते हैं। रहस्यमयी प्रतिभा। बारोसिक चौंका और चिल्लाया, तुम मेरी रहस्यमय प्रतिभा के बारे में कैसे जानते हो? हा 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 हा, बच्चे, मुझे सब पता है। मेडोस ने आत्मविश्वास से कहा, आपकी प्रतिभा बहुत अच्छी है, लेकिन अभी आप इसका स्वतंत्र रूप से उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि आपकी जादुई ऊर्जा और मानसिक शक्ति अभी भी कमजोर है। जब तक तुम्हें मेरी सहायता मिलती रहेगी, मैं तुम्हें राजा बनने में सहायता कर सकता हूँ। जब तक तुम घुटने टेक कर यह शपथ लोगे कि तुम मेरे छात्र बनोगे और कभी मेरे साथ विश्वासघात नहीं करोगे, तब तक तुम्हारे पास सब कुछ रहेगा। ये सुनकर बारोसिक चौंक गया और असमंजस में पड़कर पूछा, मुझे घुटने क्यों टेकने पड़ रहे हैं? मुझे इस तरह कसम क्यों खानी पड़ रही है? मेडोस ने आह भरी, उसके चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी। इससे पहले मैं इसलिए मर गया था क्योंकि मेरे छात्रों ने मुझे फंसाया था। इसलिए मैंने कसम खाई थी कि अगर मैं छात्रों को स्वीकार करता हूं, तो उन्हें भी कसम खानी होगी कि वे कभी मेरे साथ विश्वासघात नहीं करेंगे। बारोसिक ने अपना सिर खुजलाया, उसे लगा कि यह सब अजीब है, लेकिन अगर आप मुझे नुकसान पहुंचाते हैं और मैं विरोध नहीं कर सकता, तो यह मेरे लिए अनुचित है। चिंता मत करो, मेडोस ने सांत्वना देते हुए कहा, मैं भी शपथ लेता हूं कि मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा या धोखा नहीं दूंगा। ये सुनकर बारोसिक ने थोड़ा सिर हिलाया, आप सही कह रहे हैं, लेकिन क्या आप में सचमुच मुझे मजबूत बनने में मदद करने की क्षमता है? मुझे अभी भी इस पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। क्या आप अपनी शक्ति का थोड़ा सा प्रदर्शन कर सकते हैं? क्या ये ठीक है? मेडोस ने तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसके हाथ में एक सफेद कमल का फूल दिखाई दिया। हालांकि उस सफेद कमल के फूल से निकलने वाली गर्मी के कारण बारोसिक को जल्दी से पीछे हटना पड़ा। ये श्वेत कमल ज्वाला है, एक प्रकार की सार ज्वाला। मेडोस ने अहंकार से मुस्कुराते हुए कहा, यदि आप मुझे संतुष्ट कर सकते हैं, तो मैं आपको इस ज्वाला का उपयोग करने की अनुमति दे सकता हूँ। बेशक, बारोसिक ने जादू अकादमी में एसेंस फ्लेम्स के बारे में सीखा था, इसलिए वह उनके बारे में बहुत अच्छी तरह से जानता था। एड्स बाय पब फ्यूचर। यही कारण है कि जब उसने श्वेत कमल ज्वाला को देखा तो उसने तुरंत मेडोस की बात पर विश्वास कर लिया। हालांकि ये यही नहीं रुका, मेडोस चाहता था कि बारोसिक उस पर पूरी तरह से भरोसा करे, इसलिए उसने तुरंत अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। मेडोस ने 3 जड़ी बूटियां निकाली, फिर उन्हें जल्दी से जलाने के लिए सफेद लौ का इस्तेमाल किया। तीनों जड़ी बूटियां जला दी गईं, लेकिन कोई राख नहीं निकली। इसके बजाय वे सूर्यास्त में स्पष्ट इंद्रधनुषी तरल की 3 बूंदों में बदल गईं। मेडोस ने अपने हाथ हिलाए और सफेद लौ के मार्गदर्शन में तरल की 3 बूंदें एक साथ मिल गईं। कुछ ही समय बाद वे संघनित होने लगे और एक गोल गोली में बदल गए, जो छोटी उंगली की नोक जितनी बड़ी थी और जिसमें से तीव्र हर्बल गंध निकल रही थी। मेडोस ने सफेद गोली पकड़ी जिस पर 2 हल्की रेखाएं थीं और संतुष्टि में सिर हिलाया। फिर उसने वह गोली बारोसिक की ओर फेंक दी। बारोसिक ने सहजता से गोली पकड़ ली और मेडोस की ओर देखा। मेडोस मुस्कुराए और बोले, यह एक उपहार है। यह आपकी शारीरिक स्थिति को थोड़ा सुधारने में आपकी मदद कर सकता है, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। हालांकि यह आपकी क्षमता का अधिक स्वतंत्र रूप से उपयोग करने के लिए पर्याप्त है। बारोसिक को कुछ भी संदेह नहीं हुआ, उसने तुरंत गोली निगल ली। उसके बाद उसके पूरे शरीर पर गर्म पानी की एक धार बह गई, जिससे उसे इतनी आराम मिला कि वह जमीन पर गिर पड़ा। उसने महसूस किया कि उसके शरीर की हर कोशिका खुश थी, उसकी आंतरिक नींव साफ हो रही थी और उसकी जादुई ऊर्जा भी थोड़ी बढ़ गई थी। यह एहसास ज्यादा देर तक नहीं रहा, क्योंकि 1 मिनट बाद ही यह गायब हो गया। बारोसिक ने अपनी आंखें खोली, उसकी आंखें उस सुखद एहसास को महसूस करने की पुरानी यादों से भरी हुई थीं। वह उठकर बैठ गया और अपने हाथों को देखने लगा। उसे लगा कि उसका शरीर ताकत और जादुई ऊर्जा से भर गया है, जिससे वह बेहद खुश हो गया। बारोसिक तुरंत जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया, अपना सिर झुकाया और बोला, गुरुजी, अब से आप मेरे गुरु हैं और मैं आपका छात्र हूँ। मैं शपथ लेता हूँ कि इस क्षण से मैं आपके प्रति वफादार रहूंगा, मैं आपका सबसे अच्छा छात्र रहूंगा और मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगा। ये सुनकर मेडोस ने सिर हिलाया, उसके चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान थी। बहुत बढ़िया। हा 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 हा, मेरे छात्र, तुम खड़े हो सकते हो। मैं अपने जादू की सच्चाई की कसम खाता हूं कि अगर तुम मुझे धोखा नहीं दोगे तो मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। ठीक है मेरे छात्र, अब तुम्हारे शरीर के अंदर अभी भी दवा की कुछ औषधीय शक्ति शेष है, मैं इसे अवशोषित करने में तुम्हारी मदद करूंगा। बारोसिक ने सिर हिलाया, जमीन पर बैठ गया, अपनी आंखें बंद कर ली और अपना जीवन पूरी तरह से मेडोस को सौंप दिया। मेडोस ने भी कुछ अजीब नहीं किया, उसने श्वेत कमल ज्वाला का उपयोग करते हुए बारोसिक के शरीर के अंदर शेष बची औषधीय शक्ति को भंग करने में मदद की, ताकि वह उसे पूरी तरह अवशोषित कर सके। समय बहुत तेजी से बीत गया, 1 घंटे से अधिक समय बाद बारोसिक ने सारी औषधीय शक्ति अवशोषित कर ली थी। उसका स्तर भी 7 से बढ़कर 8 हो गया।
बरोसिक ने खुशी से अपना सिर झुकाया और कहा, धन्यवाद गुरुजी। हा 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 हा, अब क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हें इस दुनिया का स्वामी बनने में मदद कर सकता हूँ? मेडोस ने आत्मविश्वास से पूछा। बरोसिक मुस्कुराया और बोला, बेशक। लेकिन गुरु, क्या आप किसी को हराने में मेरी मदद कर सकते हैं? क्या ये ठीक है? किसी को हराना, हो चाहे वह 100 या 1000 लोग ही क्यों न हो, मैं आसानी से आपकी मदद कर सकता हूं क्योंकि वह सिर्फ एक व्यक्ति है। ये हाथ हिलाने जितना ही सरल होगा। नोव एल बी JNN। मेडोस की बात सुनकर बरोसिक भी हंसा और बोला, हा 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 हा, टीचर, यह मेरी अकादमी का एक सामान्य छात्र है। हालांकि वह बेहद घमंडी है। वह अपनी महान उपाधि पर भरोसा करता है और यहाँ तक कि खुद को अकादमी का हीरो भी मानता है, इसलिए वह सभी को नीची नज़र से देखता है। उन्होंने अपनी शक्ति का प्रयोग करके मुझे कक्षा से बाहर जाने पर मजबूर कर दिया। ये सुनकर मेडोस ने भौहें सिकोड़ी और गुस्से से चिल्लाया, हम जो बदमाश दूसरों पर अत्याचार करने के लिए सत्ता पर निर्भर रहता है, वह एक बेकार कुत्ता है। चिंता मत करो, वह सिर्फ एक अकादमी है। अगर मैं कार्रवाई करता हूँ तो ये थोड़ा अनुचित होगा। मैं आपकी मदद करूंगा ताकि आप उसे अपनी क्षमताओं से हरा सकें। ये सुनकर बरोसिक बहुत उत्साहित हो गया। महीने के अंत में होने वाली प्रतियोगिता के दौरान लेथिल को अपने पैरों तले कुचलने के विचार ने उसे उत्साहित कर दिया। 1 महीने बाद मेडोस आत्मविश्वास से मुस्कुराया, चिंता मत करो, 1 महीने के बाद मैं गारंटी देता हूं कि आप उस अकादमी में अपनी उम्र के सबसे मजबूत व्यक्ति बन जाएंगे। मेडोस का आत्मविश्वास जायज है। बारोसिक की रहस्यमयी क्षमता, अंतर्दृष्टि और मेडोस के अनुभव और औषधीय जड़ी बूटियां तैयार करने की क्षमता के आधार पर एक सुअर भी जादूगर बन सकता है। यद्यपि मेडोस में अलौकिक औषधीय जड़ी बूटियां तैयार करने की क्षमता है, लेकिन वह केवल एक आत्मा है और वह स्वयं सामग्री एकत्र नहीं कर सकता। जहां तक बारोसिक का प्रश्न है, वह औषधीय जड़ी बूटियां तैयार करना नहीं जानता, तथापि उसकी प्रतिभा उसे बहुमूल्य चीजें ढूंढने में मदद कर सकती है। ये कहा जा सकता है कि मेडोस और बारोसिक के बीच समन्वय लगभग सही है। इसके अलावा बारोसिक ने ये भी कसम खाई थी कि वह मेडोस को धोखा नहीं देगा। अगर वह अपनी कसम के खिलाफ जाने की हिम्मत करता है तो उसके शरीर में जादू फट जाएगा। कम से कम वह जीवन भर के लिए एक सामान्य व्यक्ति बन जाएगा, सबसे बुरी स्थिति में वह मर जाएगा। यही कारण है कि मेडोस इस सहयोग के प्रति अत्यधिक आश्वस्त है। हा 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 हा, अचानक बरोसिक जोर से हंसा, लाथिल, इस बार मैं तुम्हें निश्चित रूप से हरा सकता हूँ। ये सही है, आप रुक सकते हैं। मेडोस ने अचानक हंसना बंद कर दिया और डरते हुए कहा, आपने कहा वह व्यक्ति लेथिल है। एड्स बाय पब फ्यूचर को फायदा आप तक और अधिक अध्याय लाने में हमारी सहायता करें। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास सहायक चरित्र का हरम बहुत सामान्य है। अध्याय 477 सहयोग। सहायक चरित्र का हरम बहुत सामान्य है। सहयोग। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 477 सहयोग। बरोसिक मुस्कुराया और मासूमियत से कहा, ये सही है, वह बस रुको। मेडोस ने उसकी बात काटते हुए चिल्लाया, तुमने कहा उस व्यक्ति का नाम लेथिल है, उसके बाल काले हैं, वह थोड़ा पतला है और उसने काले लाल जादूगर की पोशाक पहन रखी है ना? ये सही है। बरोसिक ने उलझन में पूछा, गुरुजी, क्या आप उस व्यक्ति को जानते हैं? मेडोस, वह सचमुच रोना चाहता था क्योंकि वह मन ही मन अपने दिल में कोस रहा था, क्या मेरी किस्मत इतनी भयानक है? एक और दुनिया की इच्छा का बच्चा पाने के बाद भी क्या मुझे अभी भी उस लड़के का सामना करना पड़ेगा? क्या ये बदमाश भी एलेक्स के पदचिन्हों पर चलने वाला है? अरे यार, तुम उस बच्चे को क्यों परेशान करने के लिए ढूंढते रहते हो? क्या तुम्हें पता है कि आज तक जीना मेरे लिए कितना मुश्किल था? मेडोस ने मन ही मन बारोसिक और उसके पूरे परिवार और पूर्वजों को एक साथ धन्यवाद दिया। खांसी मेडोस ने खांसने का नाटक किया, फिर कहा, ठीक है बारोसिक, मैं तुम्हें पहली बात सिखाऊंगा, तुम्हें इसे ध्यान से याद रखना होगा। हाँ गुरुजी, बरोसिक ने तुरंत सिर हिलाकर कहा। सबसे पहले, खतरे और क्रूरता से भरी इस दुनिया में जीने के लिए आपको खुद को संयमित करना और धैर्य रखना आना चाहिए। चाहे दूसरे आपका कितना भी अपमान करें और आपको नीचा दिखाएं, आपको धैर्य रखना चाहिए। लेकिन चुप रहो। बरोसिक कुछ कहने ही वाला था कि मेडोस ने उसकी बात काटते हुए चिल्लाया, मैं तुम्हारा शिक्षक हूं, क्या तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं करते? वह क्षमा करें गुरुजी। बरोसिक ने डर से अपना सिर झुका लिया और कहा, मेडोस ने बारोसिक के हाव भाव देखे और संतोष से सिर हिलाया, लेथिल, वह एक बेहद खतरनाक व्यक्ति है। अभी तुम उससे मुकाबला करने के लिए बहुत कमजोर हो। शिक्षक, बरोसिक बोला, लेकिन 1 महीने बाद कक्षाओं के बीच एक प्रतियोगिता होगी, क्या हम उसे नहीं हरा सकते? भले ही मैं अपनी छिपी प्रतिभा का उपयोग कर सकूं, आपकी दवा बनाने की क्षमता के साथ, क्या मेरे पास जीतने का कोई मौका नहीं होगा? मेडोस ने आह भरते हुए अपना सिर हिलाया, मेरा विश्वास करो, भले ही तुम्हें 1 साल का समय दिया जाए, फिर भी तुम उसे हरा नहीं पाओगे। हालांकि बारोसिक, हम दुनिया की इच्छा से चुने गए लोग हैं। उसकी सीमा बहुत कम है, लेकिन तुम अलग हो। तुम्हारी छिपी प्रतिभा के साथ तुम्हारी कोई सीमा नहीं है। तब तक प्रतीक्षा करो जब तक वह अपनी सीमा तक न पहुंच जाए और तुम अपनी सीमा पार न कर जाओ। उस समय हमें बदला लेने में देर नहीं लगेगी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मेडोस की बात सुनकर बरोसिक ने सिर हिलाया। इसके अलावा मेडोस ने समझाना जारी रखा, इस समय आप बहुत कमजोर हैं। आपके पास आपका समर्थन करने वाला कोई नहीं है और वह ड्यूक है। जब तक वह चाहे, तुम्हें मारना चींटी को मारने से कहीं ज्यादा आसान है। अभी धैर्य रखना कोई नुकसानदेह बात नहीं है, हम सिर्फ एक ज्यादा शानदार भविष्य की तैयारी कर रहे हैं। बारोसिक ने यह सुना और सिर हिलाया, हाँ गुरुजी।
मैं निश्चित रूप से खुद को संयमित रखूंगा। मेडोस ने ये सुनकर राहत की सांस ली। हालांकि वह अभी भी थोड़ा चिंतित था। आखिरकार बारोसिक और लेथेल के बीच संघर्ष था, इसलिए उसे बारोसिक को और अधिक नियंत्रित करने की आवश्यकता थी। एलेक्स को लेथेल का सामना करते समय कई नुकसानों का सामना करना पड़ा था, यहाँ तक कि मौत भी। वह नहीं चाहता था कि उसका अगला लक्ष्य भी उस युवक की वजह से मर जाए। हालांकि मेडोस को कुछ जानने की उत्सुकता थी। ये स्पष्ट था कि एलेक्स के पास दुनिया की इच्छा की ऊर्जा थी जो उसकी रक्षा कर रही थी, जबकि लेथेल एक साधारण व्यक्ति लग रहा था। लेकिन अंत में परिणाम मेडोस के अनुमान से बिल्कुल अलग निकला। उसने कभी नहीं सोचा था कि एलेक्स हार जाएगा, इस हद तक हार जाएगा कि उसे मरना पड़ेगा। मौत के कगार पर धकेल दिए जाने के बावजूद प्रतिरोध करने में असमर्थ, वह केवल मौत के आने का इंतजार कर सकता था। रणनीति, व्यक्तित्व, प्रतिभा और प्रयासों के मामले में एलेक्स लेथेल से पूरी तरह से कमतर है। इससे मेडोस हैरान हो गया। ये पहली बार था जब उन्होंने एक विश्व की इच्छा के बच्चे को एक साधारण व्यक्ति द्वारा इतनी आसानी से मारा जाता देखा। यही कारण है कि मेडोस के लिए लेथेल एक ऐसा अस्तित्व है जो भ्रामक और भयावह दोनों है। वह ये भी नहीं चाहते थे कि बारोसिक जैसा व्यक्ति, जिसके पास जबरदस्त प्रभाव वाली छिपी हुई प्रतिभा थी, एलेक्स के पदचिन्हों पर चले और निराशा के कगार पर पहुंच जाए। कम से कम जब तक वह पुनर्जीवित नहीं हो जाता, वह बारोसिक को मरने नहीं दे सकता। चल दर, हम। बारोसिक ने मेडोस को बोलते सुना और तुरंत चौंक गया। हम कहाँ जा रहे हैं? अपने घर वापस जाओ, मेडोस ने आह भरते हुए कहा। ये जगह सुरक्षित नहीं है। अब से मैं पेंडेंट के अंदर शरण लूंगा और तुम्हारे विचारों के माध्यम से तुमसे संवाद करूंगा। याद रखो मैंने क्या कहा था। लेथेल नाम के किसी व्यक्ति के साथ कभी परेशानी मत पैदा करो। धैर्य और संयम रखना सीखो। मेडोस की बात खत्म होने के बाद वह हार में घुस गया। बारोसिक ने उसे देखा और उसे उठा लिया, बहुत देर तक उसे देखता रहा और फिर चला गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अल्पविराम। 2 घंटे से ज्यादा समय बीतने के बाद लाथेल और अकना के बीच की लड़ाई भी खत्म हो गई। इस समय वह स्प्रिंग पैलेस में पहुंच चुका था। इस जगह की मरम्मत देखकर उसे आश्चर्य नहीं हुआ। अकना उसके पीछे खड़ी थी और भले ही वह 2 घंटे से ज्यादा समय तक चली लड़ाई से गुजरी थी, लेकिन अभी वह ठीक थी। वास्तव में लेथेल ने उसे जो ऊर्जा दी, उसके कारण उसे थकान महसूस नहीं हुई। इसके विपरीत इस समय अकना बेहद स्वस्थ महसूस करती हैं और उनका शरीर ऊर्जा से भरा होता है। एक महिला प्रकट हुई, आदरपूर्वक झुकी और फिर लेथेल को अंदर ले गई। मरम्मत क्षेत्र से गुजरने और पिछले क्षेत्र से पूरी तरह से अलग क्षेत्र में पहुंचने के बाद लेथेल को एहसास हुआ कि यह जगह एक लघु आवासीय क्षेत्र की तरह थी। इस क्षेत्र में 3 इमारतें आपस में जुड़ी हुई हैं और यू आकार में बनी हैं। बीच में एक साधारण बगीचा है जिसमें चाय की मेजें और कुर्सियां हैं। वे इमारतें बड़ी नहीं थीं, केवल 5 मंजिल ऊंची थीं, तथापि उन्होंने लेथेल को पृथ्वी पर अपार्टमेंट इमारतों या बड़े बोर्डिंग हाउसों की याद दिला दी। उसके सामने बगीचे में 2 महिलाएं एक दूसरे के सामने बैठी थीं और एक दूसरे को मित्रता भरी नजरों से देख रही थीं। युवा मालिक, ऐसा लगता है उनमें आपस में कुछ मतभेद है। अकना ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। रिकॉर्ड में ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि वे कभी मिले हों। लेथेल ने उलझन में सिर हिलाया। वह उनके पास गया और बारूद की गंध से भरे तनावपूर्ण माहौल को तोड़ते हुए बोला, आप लोग क्या कर रहे हैं? क्या ये देखने के लिए कोई प्रतियोगिता चल रही है कि कौन पहले अपनी आंखें बंद करता है? दोनों लड़कियों ने उस पर ध्यान दिया। गुलाबी बालों वाली एक लड़की, जिसने एक मासूम लड़की की तरह दिखने वाली छोटी ड्रेस पहनी हुई थी, मुस्कुराई और बोली, आह, मुझे लगा कि तुम भाग गए, ऐसा लगता है। मैंने तुम्हारे बारे में बुरा सोचा था। मुझे बस थोड़ी सी समस्या है। लेथेल ने कंधे उचकाए और कहा, लेकिन मेरे बिना भी आपने स्प्रिंग पैलेस के व्यवसाय के तरीकों को बदलना जारी रखने का फैसला किया, है ना, टिनरिस? ये सही है, गुलाबी बालों वाली लड़की टिनरिस है, जो स्प्रिंग पैलेस की मालकिन है, जो एक रॉयल सक्कुबस भी है। वह जो भी कार्य करती है, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसमें एक प्रकार का आकर्षण होता है, जो दूसरों को उसकी सुंदरता में डुबो देता है। हालांकि लेथेल टिनरिस की प्रलोभन क्षमता से प्रतिरक्षित था। आखिरकार उसने पहले ही वासना की आंख का अनुभव कर लिया था, इसलिए वह यहाँ सामान्य रूप से बैठ सकता था। अन्यथा वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ जाता और टिनरिस के पैर चाटता। लेथेल चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके मन में टिनरिस के पैर चाटने का विचार आएगा। हालांकि उसे लगा कि इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, लेकिन इंतजार। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लेथेल चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके मन में टिनरिस के पैर चाटने का विचार आएगा। हालांकि उसे लगा कि इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, लेकिन लेथेल ने अपना सिर हिलाया, उस अजीब विचार को अपने दिमाग से निकालने की कोशिश की। इस समय उसे एहसास नहीं हुआ कि इरिटेलिस के साथ सोने से कामुकता की ऊर्जा उसके दिमाग पर हावी होने लगी थी। टिनरिस ने लेथेल की ओर देखा, जैसे उसे एहसास हो रहा हो कि उसके दिमाग में कुछ अजीब चल रहा है। ओए, क्या तुम मुझे हवा समझते हो? इस समय टिनरिस के सामने बैठी महिला बोली। उसके कंधे तक लंबे सफेद बाल थे और उसका चेहरा टिनरिस की तरह ही सुंदर था। ये सुनकर लेथेल ने आह भरी और कहा, बेशक मैं जानता हूं कि तुम यहाँ बैठी हो, मिकोनिया। ये सही है, वह लड़की मिकोनिया है, जो करोल नीलामी केंद्र की मालकिन है। मिकोनिया ने भौहें सिकोड़ी और झुंझलाहट भरे स्वर में कहा, लेथेल, मुझे आशा है कि तुम मुझे बता सकते हो कि मैं इस गंदे और बदबूदार सक्कुबस के साथ यहाँ क्यों बैठी हूँ, अन्यथा मैं। तुम क्या करोगी? बेचारी लड़की। टिनरिस ने तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, मुझे काटोगी? या फिर रोते हुए अपनी माँ को बताओगी कि अभी अभी किसी ने तुम्हें परेशान किया है? तुम। मिकोनिया गुस्से में थी, उसने अपने दांत पीस लिए और झुंझलाहट के साथ टिनरिस को देखा।
हालांकि उसने अपनी मुट्ठियां तब तक भींची जब तक कि वे सफेद नहीं हो गईं, और सहने का फैसला किया। लेथेल ने भौहें सिकोड़ी और धीमी आवाज में टिनरिस से पूछा, ओए, तुमने उसे इस तरह परेशान करने के लिए क्या किया? टिनरिस ने लेथेल के सामने अपनी तर्जनी उंगली लहराई और धुंध की तरह मडराती हुई गुलाबी ऊर्जा की एक धारा उसके सामने प्रकट हुई। वो इस जगह को तुच्छ समझती है, गंदे शब्द कहती है, इसलिए मैंने उसे यह अनुभव करने दिया कि यह जगह वास्तव में कितनी गंदी है। टिनरिस ने तुरंत लेथेल को टोकते हुए कहा, चिंता मत करो, मैंने उसे चोट नहीं पहुंचाई। मैंने उसे बस कुछ भ्रम दिखाए। बेशक, मैंने उसे पुरुषों के साथ थोड़ा और अनुभव हासिल करने में भी मदद की। बेशर्म, मिकोनिया इतनी क्रोधित हुई कि उसका चेहरा लाल हो गया, और वह इतनी जोर से चिल्लाई कि लेथेल भी बहरा हो गया। शायद मिकोनिया ने जो चित्र देखे थे वे बहुत आकर्षक थे, इसीलिए उसकी प्रतिक्रिया इतनी तीव्र थी। लेथेल, मिकोनिया ने गुस्से से लेथेल की ओर देखा जैसे मदद की तलाश कर रही हो। हालांकि लेथेल ने कंधे उचका दिए और कहा, यह आपकी वजह से है, आप टिनरिस को दोष नहीं दे सकते। मिकोनिया ने लेथेल की ओर इशारा किया, उसकी आंखें गीली थी मानो वह रोने वाली हो। ठीक है, बैठो, चलो मुख्य मुद्दे पर बात करते हैं। लेथेल ने आह भरते हुए कहा। मिकोनिया क्रोधित थी, लेकिन वह केवल वही कर सकती थी जो लेथेल ने कहा था। वैसे भी टिनरिस बहुत मजबूत है और उसका स्तर मिकोनिया से बहुत अधिक है। जहां तक मिकोनिया की बात है, वह तो केवल एक व्यापारी है और उसकी शक्तियां सीमित हैं। लेथेल ने टिनरिस को देखा, फिर मिकोनिया को देखा और अंत में बोला, मैं चाहता था कि तुम दोनों एक दूसरे से मिलो ताकि तुम एक दूसरे को जान सको। आखिरकार तुम सभी भविष्य में मेरे लिए काम करोगे। इसके अलावा मेरे पास कुछ और भी महत्वपूर्ण है। मैं चाहता हूं कि हम मिलकर काम करें और करोल के बाजार पर अपना दबदबा कायम करें। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन कोफाई दानाप तक और अधिक अध्याय लाने में हमारी सहायता करें। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। प्लीज सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल नॉवल हिंदी ऑडियो बुक स्टोरी, माई टेलीग्राम चैनल प्रिंस एंड राज ऑडियो स्टोरी इन हिंदी, वेब नॉवल ऑडियो स्टोरी इन हिंदी, राज शिंदे ऑडियो बुक स्टोरी इन हिंदी। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास सहायक चरित्र का हरम बहुत सामान्य है। अध्याय 478 पैसा उधार लेना। सहायक चरित्र का हरम बहुत सामान्य है। सी 478 पैसा उधार लेना। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 478 पैसा उधार लेना। मिकोनिया चौंक गई। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। आखिरकार वह करोल में अपनी जड़ें जमाने के लिए लेथेल पर निर्भर थी। इसके अलावा उसे नहीं लगता था कि वह अनुचित मांगे करेगा। अंततः वह चुप हो गई। लेकिन टिनरिस अलग थी। उसने लेथेल को वैसे ही देखा जैसे वह लेथेल को देखती थी, जैसे वह उसके मन को देखना चाहती थी। कुछ देर बाद वह मुस्कुराई और बोली, ठीक है, मेरे लिए कोई भी दुश्मनी या दोस्ती हमेशा के लिए नहीं रहती। केवल हित ही हमें एक साथ जोड़ सकते हैं। हालांकि मुझे आशा है कि आप जिन लाभों पर चर्चा करने जा रहे हैं वे मुझे संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त होंगे। लेथेल ने सिर हिलाया, अपने स्पेस बैग से 3 चीजें निकाली और उन्हें मेज पर रख दिया। क्रमशः एक छोटा आयताकार बक्सा था जो लगभग एक हाथ के आकार का था, एक अत्यंत सुंदर कांच का फूलदान और अंत में लगभग 30 सेमी ऊंची एक कांच की बोतल थी। ये 3 चीजें इस साम्राज्य के वर्तमान व्यापारिक परिदृश्य को पूरी तरह बदल देंगी। लेथेल की बातें सुनकर मिकोनिया और टिनरिस ने उन 3 चीजों की ओर देखा जो उसने अभी अभी मेज पर रखी थी, फिर उसकी ओर देखा। टिनरिस ने अपना सिर झुकाया और कहा, लेथेल, मुझे नहीं पता कि ये 3 चीजें क्या हैं। हालांकि इस साम्राज्य में व्यापारिक स्थिति को बदलना और बाजार पर हावी होना बहुत मुश्किल है। आपको पता होना चाहिए कि इस साम्राज्य की आर्थिक रीढ़ कौन है। बेशक मुझे पता है, यह इमलेथ है। लेथेल ने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, क्या आप जानते हैं कि उसकी शक्ति और आर्थिक क्षमता कितनी विशाल है? टिनरिस ने भौहें सिकोड़कर पूछा। लेथेल ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अनुमान लगा सकता हूं कि यह बहुत विशाल है। इस साम्राज्य के सभी अन्य व्यापारियों को डुबोने के लिए पर्याप्त है। तो तुम्हें लगता है कि तुम उसे सिर्फ इन 3 चीजों से जीत सकते हो? टिनरिस ने अपना मुंह ढक लिया और तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराई। लेथेल ने अपना सिर हिलाना जारी रखा, बेशक यह असंभव है, हालांकि मेरे पास उसे हराने के लिए तुरुप का पत्ता है। कम से कम मैं उसे साम्राज्य के बाजार से बाहर धकेल सकता हूं। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ओह, क्या मैं उस योजना के बारे में पहले से कुछ सुन सकता हूं? टिनरिस ने कंधे उचकाकर पूछा। लेथेल मुस्कुराया, नहीं, यह मेरा तुरुप का पत्ता है। हर कोई मेरी योजना नहीं सुन सकता। तो मैं तुम पर कैसे भरोसा कर सकती हूँ? टिनरिस ने भौहें सिकोड़ते हुए लेथेल को जानलेवा इरादे से देखा। अब आपके पास कोई रास्ता नहीं है, टिनरिस। क्या आपको लगता है कि इमलेथ आपको स्प्रिंग पैलेस को आसानी से चलाने देगा? लेथेल ने मुस्कुराते हुए कहा। थोड़ी देर में, जब इस साम्राज्य की महारानी वेश्यावृत्ति के धंधे पर पूर्ण प्रतिबंध लगा देंगी, तब तुम यहाँ कैसे जीवित रहोगी? क्या बकवास कर रहे हो? टिनरिस ने भौहें सिकोड़कर असहजता से कहा, वेश्याओं और वेश्यालयों का व्यवसाय अत्यंत सामान्य है। रानी माँ इस पर कैसे रोक लगा सकती हैं? लेथेल ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ टिनरिस को देखा, फिर मेज पर रखी तीनों चीजों को अपने स्पेस बैग में डाला, खड़ा हुआ और कहा, अच्छा, तो आप इंतजार करके देख लीजिए। टिनरिस ने अपना सिर झुकाया और कहा, हाँ हाँ हाँ, लेथेल, अगर रानी वास्तव में मना करती है, तो मैं आपकी अधीनस्थ बनने के लिए तैयार हूँ। उम्मीद है, तब तक तुम अपना वादा निभा सकोगे। लेथेल ने टिनरिस की तरफ देखा, मुस्कुराया और आत्मविश्वास से बोला। उसने मिकोनिया की तरफ देखा और पूछा, तुम्हारा क्या कहना है?
मिकोनिया ने कंधे उचकाकर जवाब दिया, जैसा कि मैंने कहा, यदि आप मुझे बड़ा लाभ कमाने में मदद कर सकते हैं, तो मैं आपका अधीनस्थ बनने को तैयार हूँ। अच्छा, लेथिल मुस्कुराए और बोले, 3 दिन से भी कम समय में आपको परिणाम दिखेंगे। अपनी बात समाप्त करने के बाद वह चला गया। मिकोनिया यहाँ अधिक समय तक नहीं रहना चाहती थी, इसलिए वह तुरंत लेथिल के साथ चली गई। हालांकि टिनरिस अलग था। लेथिल के आत्मविश्वास से भरे चेहरे को देखकर उसे जिज्ञासा हुई। उसने अपनी ठोड़ी को रगड़ते हुए बुदबुदाया, क्या ये हो सकता है कि उसे पता था कि कुछ होने वाला है? असंभव। वेश्याओं और वेश्यालयों का व्यवसाय लंबे समय से अस्तित्व में है, हालांकि यह साम्राज्य स्पष्ट रूप से इसे प्रतिबंधित करता है, फिर भी यह इस तरह के व्यवसाय के अस्तित्व के लिए एक रास्ता छोड़ देता है। तो वह इतना आश्वस्त क्यों है? क्या इसलिए कि वह दिखावा करना चाहता है और मुझे चिंतित करना चाहता है ताकि मैं जल्दी से उसके साथ सहयोग करने के लिए सहमत हो जाऊं और उसका अधीनस्थ बन जाऊं? टिनरिस ने अचानक अपने होंठ चाटे, उसके चेहरे पर थोड़ी दिलचस्पी दिखी, ये देखने लायक है। चलो देखते हैं तुम क्या कर सकते हो, लेथिल। अल्पविराम। बाहर आकर लेथिल टैक्सी में चढ़ने ही वाला था कि उसके पीछे से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, लेथिल। मिकोनिया जल्दी से उसके पास चली गई, उसके चेहरे पर एक उम्मीद भरी नजर थी, क्या आप कुछ भूल गए? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लेथिल मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल नहीं, हालांकि आपको 2 दिन और इंतजार करना होगा। 2 दिन और, तुम्हारा क्या मतलब है? मिकोनिया को याद आया कि उसने अभी अभी टिनरिस से क्या कहा था। 3 दिन बाद, ऐसा लग रहा था कि महारानी वेश्यालय व्यवसाय पर सख्त प्रतिबंध लगा देंगी। नहीं, आपने गलत समझा। लेथिल ने अपना सिर हिलाया और कहा, आपका मामला टिनरिस से अलग है। 2 दिन बाद, मैं रानी से मिलूंगा और फिर मैं आपको सबसे सटीक योजना दे सकता हूँ। मिकोनिया ने ये सुना और थोड़ा सिर हिलाया। उसने आह भरी और कहा, ये। लेथिल, क्या तुम? वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसने अपने होठों को कसकर बंद कर लिया, फिर अपने शब्दों को निगल लिया। उसका चेहरा लाल हो गया, फिर उसने अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया, कुछ नहीं। तुम्हें परेशान करने के लिए माफी चाहती हूँ। NO12BigJan.com। क्या आप पैसे उधार लेना चाहते हैं? लेथिल का सवाल सुनकर मिकोनिया चौंक गई और चलना बंद कर दिया। उसने धीरे से अपना सिर घुमाया और शर्मिंदगी से उसकी तरफ देखा, माफ करना, क्या मैं आपसे कुछ उधार ले सकती हूँ? रुको, तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे पैसे उधार लेने की जरूरत है? लेथिल ने कोई जवाब नहीं दिया, उसने बस अपना हाथ हिलाया। उसके बगल में खड़े एकना ने एक छोटी नोटबुक निकाली और पढ़ना शुरू किया, मिकोनिया के पास अभी भी 170 मिलियन सोने के सिक्के हैं। हालांकि, मिकोनिया को अपने रिश्तेदारों के परिवारों को 100 मिलियन से अधिक सोने के सिक्के देने पड़े। इसके अलावा, 4 दिन पहले नीलाम की गई उनकी जमीन लूट ली गई, नुकसान बहुत बड़ा था और उन्हें मुआवजे के रूप में 200 मिलियन से अधिक सोने के सिक्के देने पड़े। मिकोनिया ने कर्ज चुकाने के लिए नीलामी केंद्र में लगभग सब कुछ बेच दिया है, हालांकि अभी भी 30 मिलियन सोने के सिक्कों की कमी है। जिस परिवार ने युद्ध शुरू किया और जिसने मिकोनिया के परिवार को नष्ट कर दिया, वह अतिरिक्त 50 मिलियन स्वर्ण सिक्कों की मांग करता है। इसलिए, ये कहा जा सकता है कि उसकी वर्तमान स्थिति बेहद खतरनाक है। अगर उसके पास कम से कम 80 मिलियन सोने के सिक्के नहीं हैं, तो मुझे डर है। अकना ने इससे अधिक कुछ नहीं कहा, यह मिकोनिया के परिणाम को स्पष्ट रूप से जानने के लिए पर्याप्त था। लेकिन इस समय, मिकोनिया अब शर्मिंदा नहीं थी बल्कि आश्चर्यचकित थी, उसके चेहरे पर अविश्वास झलक रहा था, आपको ये जानकारी कैसे पता? आपको पता होना चाहिए कि उसने कभी भी किसी को वह जानकारी नहीं बताई जो अकना ने अभी बताई है। बेशक, इस जानकारी को छोड़कर कि मिकोनिया के रिश्तेदारों को दूसरे परिवारों ने हिरासत में ले लिया है। हालांकि, ये तथ्य कि उस पर पैसे बकाया हैं, कुछ ही लोगों को पता है। लाथेल के सेवक अकना को ये कैसे पता चला? आपको ये जानने की आवश्यकता नहीं है कि मुझे वह जानकारी क्यों पता है। लेथेल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपसे केवल एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या वह जानकारी सटीक है? मिकोनिया ने अपने होठों को भींचा, फिर कठिनाई से सिर हिलाया, ये सही है। मुझे थोड़ी वित्तीय कठिनाई हो रही है, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अगर तुम चाहो तो मैं। ये कहते हुए उसने कांपते हाथ से अपना हाथ आगे बढ़ाया और एक बटन खोला। हालांकि, उसे अपनी हरकतें रोकनी पड़ी क्योंकि लेथेल के हाथ ने तुरंत उसकी कलाई पकड़ ली। मुझे ऐसा करने की जरूरत नहीं है। लेथेल ने आह भरी, अपना सिर हिलाया और कहा, मैं तुम्हें 100 मिलियन सोने के सिक्के उधार दूंगी। पहले नीलामी केंद्र पर स्थिति को अस्थायी रूप से स्थिर करें। फिलहाल, आपको नीलामी केंद्र संचालित करने की आवश्यकता नहीं है, सभी गतिविधियां बंद होनी चाहिए। जहां तक आपके क्षेत्र में अपराधियों और कालाबाजारियों का सवाल है, उन्हें अकेला छोड़ दीजिए, हम उनसे बाद में निपट लेंगे। मिकोनिया ने लेथेल की बातें सुनी तो वह चौंक गई। उसने अपना सिर उठाकर उसकी ओर देखा, उसकी आंखें नम थीं, तुम्हें वाकई मेरी जरूरत नहीं है। क्या इसलिए कि मैं सुंदर नहीं हूं? नहीं, लेथेल ने अपना सिर हिलाया, आप और मैं साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अगर आपको परेशानी होगी, तो बेशक मैं मदद करूंगी। इसके अलावा, मैंने तुम्हें सिर्फ पैसे उधार दिए थे, बाद में तुम्हें मुझे पैसे वापस करने होंगे। लेथेल ने अपना आईडी कार्ड निकालते हुए कहा, मिकोनिया को भी पता था कि वह क्या करने की योजना बना रहा है, उसने भी अपना आईडी कार्ड निकाला। लेन देन पूरा होने के बाद, मिकोनिया अपने आंसुओं को 2 छोटी धाराओं में बहने से नहीं रोक सकी। मैं निश्चित रूप से आपको पैसे वापस कर दूंगी। लेथेल ने मिकोनिया के कंधे पर थपथपाया और सांत्वना देते हुए मुस्कुराया, चिंता मत करो। अभी के लिए, कृपया पहले अपने परिवार का ख्याल रखो। क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें आसानी से 100 मिलियन सोने के सिक्के उधार क्यों दे दिए, बिना ये जाने कि तुम उन्हें कब वापस करोगे? मिकोनिया ने अपना सिर उठाया, उसके हैरान चेहरे पर आंसू बह रहे थे।
उसने हल्के से अपना सिर हिलाया, जिससे उसकी अज्ञानता का पता चलता है। क्योंकि लेथेल ने कहा, जो व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में अपने प्रियजनों को नहीं छोड़ता वह एक भरोसेमंद व्यक्ति है। मैं यह नहीं जानना चाहता कि आपका परिवार किस खतरे में है, हालांकि ऐसे क्षणों में भी आप अपना अहंकार और घमंड त्यागने को तैयार हैं, जो अत्यंत मूल्यवान है। लेथेल ने जो शब्द कहे वे उसके दिल से आए थे। पृथ्वी पर वह एक अनाथ था, जो दुनिया के अकेलेपन और ठंड में बड़ा हुआ। इसलिए वह एक असली परिवार, एक गर्म और खुशहाल परिवार होने का सपना देखता है। उसने अपनी पत्नी को इसलिए अपने पास रखा क्योंकि वह नहीं चाहता था कि जिस खुशहाल परिवार की उसने कल्पना की थी वह टूट जाए। वह ऐसे लोगों की प्रशंसा करते हैं जिनका परिवार सुखी होता है, और वह उन लोगों का भी गहरा सम्मान करते हैं जो, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, अपने परिवार की रक्षा करते हैं। लेथेल ने मिकोनिया को प्रशंसा और सम्मान से देखा। उसे लगा कि हालांकि यह लड़की थोड़ी अहंकारी बात कर रही थी, फिर भी उसका दिल साफ था। अपनी बात समाप्त करने के बाद उसने मिकोनिया के उत्तर की प्रतीक्षा नहीं की, बल्कि तुरंत गाड़ी के डिब्बे में प्रवेश किया और तुरंत बाहर निकल गया। मिकोनिया ने अनगिनत मिश्रित भावनाओं के साथ गाड़ी को जाते हुए देखा। इतने वर्षों के बाद पहली बार कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने उस पर विश्वास किया और बिना किसी गुप्त एजेंडे के उसकी मदद की। इस क्षण मिकोनिया को लगा जैसे वह अकेली नहीं थी। मूर्ख। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन को दान आप तक और अधिक अध्याय लाने में हमारी सहायता करें। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास सहायक चरित्र का हरम बहुत सामान्य है। अध्याय 479 रोगजनक। सहायक चरित्र का हरम बहुत सामान्य है। रोगजनक। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 479 रोगजनक। मेरे संपादक इस अध्याय का संपादन कर रहे हैं, मैं इसे यथाशीघ्र अद्यतन करूंगा। मिकोनिया ने अपना आईडी कार्ड कसकर पकड़ लिया और उसे अपनी छाती पर रख लिया, जैसे कि वह कोई बहुत कीमती चीज हो, और मन ही मन सोचने लगी, दुनिया में ऐसा मूर्ख क्यों है। जैसे ही उसने सोचा, आंसू दो धाराओं की तरह बहने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी आंखों के सामने एक गर्म रोशनी देख रही थी, उसे बस उसे छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाने की जरूरत थी। मिकोनिया जानती है कि वह बहुत सुंदर है, इसका प्रमाण यह है कि अनगिनत पुरुष हमेशा उसकी सुंदरता की लालसा रखते हैं। लेथेल भी एक पुरुष है, लेकिन उसके कठिन समय का फायदा उठाकर उसे अपने वश में करने के बजाय वह बिना शर्त उसकी मदद करना चुनता है। मिकोनिया चौंक गई, उसने जल्दी से अपना सिर हिलाया, जिससे उसके दिमाग में आया विचार खत्म हो गया। नहीं, मुझे अपने प्रियजनों को तुरंत बचाना है। उसके बाद मिकोनिया भी जल्दी से वहां से चला गया। अल्पविराम। टैक्सी में लेथेल ने अपनी थोड़ी टिकाई और खिड़की से बाहर की ओर देखा। उसकी आंखें बहुत दूर की ओर देख रही थी, ऐसा नहीं लग रहा था कि वह सड़क की ओर देख रहा था। ये देखकर अकना को तुरंत एहसास हुआ कि वह क्या सोच रहा था। वह धीरे से उसकी गोद में बैठ गई। युवा मालिक, मैं भी आपका परिवार हूँ। ये सुनकर लेथेल चौंक गया, लेकिन फिर वह मुस्कुराया, अपना सिर झुकाया और अकना के माथे को हल्के से चूमा। धन्यवाद अकना। लेकिन क्या तुम सचमुच एक सामान्य व्यक्ति नहीं बनना चाहते? मैं नहीं चाहता कि मेरी औरत इस तरह नौकरानी बनी रहे। अकना ने अपना सिर हिलाया। युवा मालिक, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अभी मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, बहुत अच्छा, बदलने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगर मैं अभी भी नौकरानी होती तो मैं आपकी मदद करने के लिए मास्टर राइन की जनशक्ति और संसाधनों का उपयोग कर सकती थी। अगर मैं ये पहचान खो देती हूँ तो मुझे डर है कि मैं आपकी ज्यादा मदद नहीं कर पाऊंगी। लेकिन लेथेल कुछ कहने ही वाला था कि अकना ने तुरंत अपने सुगंधित होंठ पेश कर दिए। चुंबन इतना कोमल था जैसे कोई पत्ता जमीन पर गिर रहा हो। लेथेल चौंक गया और उसकी तरफ देखने लगा, उसने भी उसकी तरफ देखा। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अकना को भी लेथेल के शरीर की गर्माहट अच्छी लग रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे उसे उससे गले लगकर बोरियत महसूस नहीं हो रही थी, वह तो बस उसे हमेशा ऐसे ही गले लगाना चाहती थी। 10:34। अकना, मलिना। अकना ने उसके चेहरे को सहलाया, मुस्कुराए और कहा, चिंता मत करो, मुझे अब बहुत अच्छा लग रहा है। युवा स्वामी, याद रखें कि मैंने क्या कहा था, लिलिथ और मैं आपका परिवार हैं। लेथेल ने सिर हिलाया और अकना को कसकर गले लगाया। धन्यवाद। अकना को भी लेथेल के शरीर की गर्माहट अच्छी लग रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे उसे उससे गले लगकर बोरियत महसूस नहीं हो रही थी, वह तो बस उसे हमेशा ऐसे ही गले लगाना चाहती थी। अकना, मलिना। लेथेल को मलिना के बारे में बात करते हुए सुनकर वह नाराज नहीं हुई। इसके विपरीत उसने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, वह अभी भी जीवित है, हालांकि वह अब और सहन नहीं कर सकती। लेथल ने आह भरी, बेशक वह जानता था कि मलिना को एलेक्स ने संक्रमित किया था, हालांकि उसे लगा कि वह बहुत भाग्यशाली थी। यद्यपि लेथल द्वारा निर्मित रोगाणु बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उसमें एक कमजोरी भी थी, यानी एलेक्स के बाद संक्रमित होने वाले लोग बहुत हल्के होंगे। अगर एलेक्स ने उस रोगाणु की 100% शक्ति को सहन किया तो सिकुत केवल 99% ही सहन कर सकता था। संक्रमण की अवधि के बाद लेथेल अपने अंदर रोगाणु की शक्ति का 70% होने का अनुमान लगा सकती है। हालांकि यह 70% था, लेकिन यह उसे 1 महीने में मारने के लिए पर्याप्त था, और इसके साथ अनगिनत अत्यंत डरावने लक्षण भी थे। क्या वह अभी भी उस वेश्यालय में है? लेथेल ने पूछा। no12bigjan.com। ये सही है, अकना ने जवाब दिया। वह मेहमानों को नहीं बुला सकती, वह केवल 4 दिनों तक चौकीदारी कर सकती है। फिर रोगाणु बहुत मजबूत हो गया, अंत में उसे एक बंद कमरे में कैद कर दिया गया। भले ही वह जीवित है, लेकिन वह शायद मौत से ज्यादा दूर नहीं है। उसके आसपास के लोग संक्रमित हैं, ये बीमारी बहुत तेजी से फैलने वाली है। लेथेल ने सिर हिलाया और धीरे से कहा, ऐसा लगता है। मेरे अनुमान के अनुसार 3 दिन बहुत दूर हैं।
शायद कल महारानी नए आदेश जारी करेंगी। युवा मास्टर, आप थोड़ी देर और प्रतीक्षा कर सकते हैं। यदि पर्याप्त लोग संक्रमित हो जाते हैं तो आप वैक्सीन को अत्यधिक ऊंची कीमतों पर बेचकर भारी मुनाफा कमा सकते हैं। लेथेल ने अकना की बात सुनी और अपना सिर हिलाया। अकना, तुम गलत हो। मैं सिर्फ अमलेथ को हराना चाहती हूँ। ये तथ्य कि मैंने इस बीमारी को फैलने दिया कुछ ऐसा है जो मुझे शर्मिंदा और दोषी महसूस कराता है। मैं नहीं चाहता कि यह और फैले और मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता कि इस बीमारी में कोई परिवर्तन होगा। अब सब कुछ बहुत अच्छा है। जिन स्थानों पर एमलेथ वेश्यालय चलाता है वे इस बीमारी से प्रभावित हो गए हैं। अब हम जाल फैला सकते हैं। अकना ने ये सुना और सिर हिलाया। युवा मास्टर, तो आप वैक्सीन को कितने में बेचने की योजना बना रहे हैं? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अकना ने मुस्कुराते हुए उनके चेहरे को प्यार से सहलाते हुए कहा, युवा मालिक, आप अभी भी पहले जैसे ही हैं, दयालु और हमेशा अपने आसपास के लोगों के बारे में सोचते रहते हैं। लेथेल ने अपना सिर हिलाया और आह भरते हुए कहा, नहीं, मैं उन्हें मुफ्त में उपलब्ध कराऊंगी, आखिरकार यह मेरी गलती है। अकना ने मुस्कुराते हुए उनके चेहरे को प्यार से सहलाते हुए कहा, युवा मालिक, आप अभी भी पहले जैसे ही हैं, दयालु और हमेशा अपने आसपास के लोगों के बारे में सोचते रहते हैं। उसने आह भरते हुए उत्तर दिया, मैं उतना दयालु नहीं हूं जितना आप सोचते हैं, मैं बस क्रूर और ठंडे तरीके से नहीं रह सकता। युवा मास्टर, आप गलत हैं। बुरे काम करना सहज प्रवृत्ति है, अच्छे काम करना तर्क के कारण है। अकना मुस्कुराई और बोली, युवा मास्टर अभी भी पहले जैसे ही हैं, यही बात मुझे आपकी पसंद है। लेथेल ने थोड़ा सिर हिलाया, अकना को गले लगाया, समझ नहीं पा रहा था कि और क्या कहे। हालांकि वह सिर्फ एक बात जानता है, अकना और लिलिथ अब उसका परिवार हैं। एरिटेलिस और 4 लड़कियां भी हैं जिनसे वह अतीत में मिला था। पहले लेथेल ने एक शांतिपूर्ण जीवन खोजने के बारे में सोचा था, हालांकि अब वह भाग्य के बवंडर में फंस गया था। शायद जब इस दुनिया में कोई दुष्ट पुरुष नायक नहीं रहेगा तभी वह सचमुच शांतिपूर्ण जीवन जी सकेगा। वह थका हुआ महसूस करते हुए आहें भरने लगा। लेथेल को भी नहीं पता था कि वह कब लोगों को मारने के लिए इतना आतुर हो गया था। शायद किस्मत ने उसे बदल दिया है। वह बस यही चाहता है कि वह अपनी आखिरी समझदारी बचा सके और एक ऐसा खलनायक न बने जो सिर्फ मारना जानता हो। हालांकि मैं सिर्फ आगे बढ़ सकती हूँ, पीछे नहीं हट सकती। वैसे भी मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है। लेथेल ने मन ही मन सोचा, मैं तब तक कोशिश करूंगी जब तक इस दुनिया में कोई और दुष्ट पुरुष नायक न बचे। शायद तभी तो डंडाइट मुझे आराम करने देगा। लेथेल ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। उसे लगा कि चाहे धरती पर हो या इस दुनिया में, उसे काम तो करना ही होगा। दरअसल इस दुनिया में काम करना धरती पर काम करने से कई गुना ज्यादा मुश्किल और खतरनाक है। हालांकि जब उसने अकना को अपनी बाहों में लेटा हुआ देखा तो उसे लगा वह भाग्य के चक्र से लड़ सकता है। अल्पविराम। शाम को लेथेल के महल में। क्षमा करें, लाथेल। थप्पड़। क्या तुम्हें मुझे इतनी जोर से मारना है? लिलिथ अब लेथेल की गोद में मुंह के बल लेटी हुई थी। हालांकि उसके शरीर पर 70 साल की आंटी जैसी झुर्रियां थीं, लेकिन लेथेल को लगा कि उसका नितंब अभी भी बेहद लचीला था। लेथेल ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, आपने मुझे बिना बताए अपनी योजना में शामिल कर लिया। क्या आपने मेरे विचारों और भावनाओं पर विचार किया? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। थप्पड़। सॉरी लेथेल। हो, अकना, मेरी मदद करो। लिलिथ चिल्लाई और मदद मांगती आंखों से अकना की ओर देखा। अकना सामने बैठी धीरे धीरे एक कप चाय और केक का आनंद ले रही थी। उसने आह भरी और कहा, युवा मालिक, आप थोड़ा और बजाओ ताकि उसे अपनी गलती याद रहे। हे अकना, तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हो? थप्पड़। अकना ने आह भरी और कमरे से बाहर निकलकर दूसरे कमरे में चली गई। इस कमरे में राइन अंदर इंतजार कर रहा है। अकना ने जमीन पर घुटने टेके, सिर झुकाया और आदरपूर्वक कहा, मास्टर। ओह, राइन ने हल्के से सिर हिलाया। बिना किसी भावना के उसके शब्द गूंज उठे। लेथेल रोगजनक समस्या से निपटने की योजना कैसे बना रहा है? मास्टर। युवा मास्टर साम्राज्य में वेश्यालय व्यवसाय को पूरी तरह से खत्म करने के लिए रोगजन का उपयोग करने का इरादा रखते हैं। इसके अलावा एमलेथ के वेश्यालय व्यवसाय को पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं। ये सुनकर राइन ने सिर हिलाया। मेरा बेटा, वास्तव में वह सबसे अच्छा है। एक रोगाणु का उपयोग करना जो एलेक्स को मार सकता है और वेश्यालय के व्यवसाय को नष्ट कर सकता है। अकना, क्या तुम्हें लगता है कि मेरा बेटा सचमुच प्रतिभाशाली है? अकना ने सिर झुकाकर कहा, हाँ मास्टर। युवा मास्टर वास्तव में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, कोई भी उनकी तुलना नहीं कर सकता। राइन ने आह भरते हुए कहा, यदि वह दुनिया और नियति की इच्छा से सुरक्षित है तो ये बहुत अच्छा होगा। तब वह आसानी से इस महाद्वीप का स्वामी बन सकता है। प्रतिभाशाली लोग या दुनिया की इच्छा के बच्चे उसके लिए सिर्फ मूर्खों का झुंड हैं। मेरा बेटा, उसका भाग्य इतना बुरा क्यों है? अब मेरी जैसी माँ को क्या करना चाहिए? अकना को राइन का इस तरह बड़बड़ाना इतना पसंद था कि उसे बिल्कुल भी असहजता महसूस नहीं हुई। इसके विपरीत उसे थोड़ा मजा आया। उसने हल्के से अपना सिर झुकाया और कहा, मालिक, इसकी चिंता मत कीजिए। युवा मालिक के पास कुछ ऐसा है जो दूसरों के पास नहीं है। वह है एक माँ जिसके पास सब कुछ है। आपके पास ताकत, शक्ति, सुंदरता और वित्त है। जब तक आप चाहें, आप दूसरों के सभी लाभों को बराबर कर सकते हैं ताकि यंग मास्टर उन लोगों के साथ निष्पक्ष रूप से प्रतिस्पर्धा कर सकें। राइन ने आह भरी। अकना, तुम सही हो। जैसे ही उसने ये कहना समाप्त किया, राइन की आंखें अचानक जानलेवा इरादे और दृढ़ संकल्प से भरी आंखों में बदल गईं। मैं लेथेल को सब कुछ दे सकता हूँ, जिसमें मैं खुद भी शामिल हूँ। इसलिए मैं अभी भी इस साम्राज्य को बनाए रखूंगा। लेकिन सबसे पहले हमें कुछ कीड़ों को खत्म करना होगा जो इस साम्राज्य को नष्ट कर रहे हैं।
यद्यपि इमलेत साम्राज्य की आर्थिक जीवन रेखा है, तथापि उसकी अधिकांश खबरें और राजस्व वेश्यालयों, दास व्यापार और तस्करी से आते हैं। यदि इस बार लेथेल सफल हो जाए तो अवश्य मैं उसे इस साम्राज्य से बाहर धकेल सकता हूँ। राइन ने कहा, उसकी आवाज में जानलेवा इरादे भरे हुए थे। वह व्यवहारिक रूप से इमलेत को एक बग की तरह व्यवहार कर सकती थी, जिसकी परवाह करने की कोई जरूरत नहीं थी। हालांकि राइन अच्छी तरह से जानती है, इमलेत मुख्य महिला है, वह लेथल के लिए राइन के साथ प्रतिस्पर्धा भी करना चाहती है और उसे मुख्य पुरुष की परवाह नहीं है। अपने पिछले जीवन में लेथेल ने इमलेत के साथ रहते हुए बहुत कुछ सहा था, इस जीवन में राइन वही सब नहीं होने देना चाहती है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन कोफाई दान आप तक और अधिक अध्याय लाने में हमारी सहायता करें। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास सहायक चरित्र का हरम बहुत सामान्य है। अध्याय 480 कृत्रिम पुरुष नायक। सहायक चरित्र का हरम बहुत सामान्य है। सी 480 कृत्रिम पुरुष नायक। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अध्याय 480 कृत्रिम पुरुष नायक। अकना, राइन ने आगे कहा, इस बार कृपया उसकी अच्छी तरह से रक्षा करें। चच शायद उससे बहुत नफरत करता है और वास्तव में उसे मारना चाहता है। भले ही मैं चच के पवित्र पुत्र इकारिस को हिरासत में ले रहा हूं, फिर भी चच पागल लोगों से भरा हुआ है, इसलिए उन्होंने प्रतिस्थापन के रूप में पवित्र पुत्रों को प्रशिक्षित करना शुरू कर दिया होगा। नहीं, उनके पास निश्चित रूप से इकारिस की जगह लेने के लिए कई बैकअप योजनाएं हैं। और लेथेल अद्वितीय है, हम ये जोखिम नहीं उठा सकते। हाँ मास्टर, अकना ने अपना सिर झुकाया और कहा, मैं निश्चित रूप से यंग मास्टर की रक्षा करूंगी, भले ही मुझे अपने जीवन का बलिदान देना पड़े। बहुत बढ़िया, राइन ने संतोष के साथ कहा, 2 दिनों में मैं इकारिस को सबके सामने पेश करूंगा, उस समय पूरा चर्च भाग लेगा। शायद पोप भी आएंगे। उस समय लेथेल को कई खतरों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि चर्च इस अवसर का उपयोग साम्राज्य के भीतर अराजकता पैदा करने के लिए करना चाहता है। अकना, तुम लेथेल की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हो और तुम्हें आराम करना चाहिए, मैं चर्च से निपटने की तैयारी करूंगा। हाँ गुरुजी, अखना ने सिर झुकाकर कहा, उसके दिल में चिंता हो रही थी। यद्यपि यह स्थान साम्राज्य है, फिर भी चर्च अभी भी विशालकाय है तथा प्राचीन काल से अस्तित्व में होने के कारण यह अभी भी अत्यंत शक्तिशाली है। जहां तक करोल साम्राज्य की बात है, हालांकि यह एक बड़ा साम्राज्य है, लेकिन ये लगभग 200 साल पहले ही अस्तित्व में आया था। सबसे मजबूत व्यक्ति कैथरीन है, हालांकि उसके अलावा मुझे डर है कि कोई भी ऐसा नहीं बचा है जो चर्च की शक्ति का विरोध कर सके। उम्मीद है कि लॉरा मेरी थोड़ी मदद कर सकेगी, राइन ने आह भरते हुए कहा। यह सुनकर अकना को तुरंत लॉरा याद आ गई। वह जानती थी कि लॉरा एक रहस्यमयी अस्तित्व है जिसे चर्च भर्ती करना चाहता था। हालांकि लॉरा को सत्ता या धन में कोई दिलचस्पी नहीं है। मास्टर, मुझे लगता है युवा मास्टर आपकी मदद कर सकते हैं, अकना अचानक बोल पड़ी। क्या मतलब है तुम्हारा? राइन ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। क्या लेथेल लॉरा को मेरी बात मानने पर मजबूर कर सकता है? अकना ने अपना सिर हिलाया। मुझे यकीन नहीं है, हालांकि वह भी कोशिश कर सकता है। लॉरा वास्तव में लेथेल को पसंद करती है और वह यंग मास्टर की बहुत मदद भी करती है। राइन ने हल्के से सिर हिलाया और विचारों में खो गई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अल्पविराम। लिलिथ को यातना देने के बाद लेथेल ने राहत की सांस ली। मैं तुम्हें मना करता हूं कि अगली बार तुम मुझे अपनी योजना में एक उपकरण के रूप में बदल दो। लिलिथ ने दोनों हाथों से उसके नितंबों को पकड़ लिया, अपने होंठ फुलाए और आंखों में आंसू भरकर कहा, मैं बस थोड़ा प्रयोग करना चाहती थी। क्या तुम अभी भी मर्द हो? देखो तुमने मुझे कैसे मारा। मैं आदमी हूं या नहीं, ये तुम्हें पता चल जाएगा अगर तुम कोशिश करोगी। लेथेल ने तिरस्कारपूर्वक हंसते हुए कहा। क्या? लिलिथ ने जल्दी से अपनी छाती ढक ली। लेथेल, तुम बहुत विकृत हो, तुम मुझ जैसी 70 वर्षीय महिला को भी नहीं छोड़ोगे। ठीक है, मुझे इस जंगली भेड़िए को नियंत्रित करने के लिए बलिदान देना होगा। भले ही मैं 70 वर्ष से अधिक उम्र की हूं और एक बूढ़ी महिला हूं, लेकिन लेथेल, उसने आह भरते हुए कहा, मैं भी एक बूढ़ी औरत के साथ सोना नहीं चाहता। हो, तुमने कहा था कि मैं बूढ़ी हूं। लिलिथ ने बोलते हुए रोने का नाटक किया। लेथेल, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हारी पिटाई करूंगा? NOWELL-BE-IN.C ओम। हे। लिलिथ ने अपनी जीभ बाहर निकाली। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम मुझे नहीं मारोगे, है ना? लेथेल ने अपना सिर हिलाया। ठीक है, चलिए मुद्दे पर आते हैं। क्या आपको लगता है कि पुरुष नायक अपने आप पैदा हो सकता है या उसे बनाया जा सकता है? मुझे लगता है शायद दोनों ही बातें होंगी। लिलिथ मुस्कुराए और बोली। लेथेल ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, चलो स्पष्ट हो जाएं। लिलिथ ने अपना सिर झुकाया और दूर तक देखा, फिर बोली, क्या आप हैरिस को जानते हैं और इमलेथ ने क्या किया? लेथल ने सिर हिलाया और कहा, बेशक मुझे पता है। इमलेथ ने मेरे नाम का इस्तेमाल हैरिस के पूरे परिवार को मारने के लिए किया, उसे भटकने के लिए मजबूर किया और मुझे उसकी नफरत का पात्र बना दिया। मैंने ये भी नहीं सोचा था कि इतने साधारण विवरण के आधार पर हैरिस मुख्य पुरुष पात्र बन जाएंगे। लिलिथ ने अपना सिर हिलाया और कहा, वास्तव में हैरिस वास्तव में कोई मुख्य पुरुष पात्र नहीं है। तुम्हारा क्या मतलब है? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उन्होंने लेथेल के शब्दों को बीच में रोकते हुए कहा, वास्तव में हैरिस को मुख्य पुरुष पात्र बनाने के लिए केवल यही काफी नहीं है। उल्लेखनीय बात यह है कि इमलेथ ने जिस तरह से ये किया, उससे हैरिस को लगा कि वह चुना हुआ व्यक्ति है। लेथेल ने भौहें सिकोड़ी, लेकिन कुछ और नहीं कहा। वह चुपचाप लिलिथ की बातें सुनता रहा। लिलिथ ने आगे कहा, पहले इमलेथ ने नरसंहार किया, हालांकि उसने चतुराई से हैरिस को विचित्र तरीके से भागने दिया। रुको, क्या तुम थोड़ा और स्पष्ट रूप से समझा सकते हो?
लेथल चौंका और जल्दी से बोला, तो हैरिस का पीछा करने वाली लड़की एमलेथ की अधीनस्थ है। इसके बाद उसने हैरिस को मजबूत बनने में मदद करने के लिए एक अजीब महिला की भी व्यवस्था की। तब से उसने सोचा कि बदला लेने के लिए उसे ही चुना गया है। क्या, रुको, क्या तुम थोड़ा और स्पष्ट रूप से समझा सकते हो? लेथल चौंका और जल्दी से बोला, तो हैरिस का पीछा करने वाली लड़की एमलेथ की अधीनस्थ है। ये सही है। लिलिथ ने सिर हिलाया, उसके चेहरे पर कोई भावना या आश्चर्य नहीं था, मानो ये पूरी तरह से सामान्य बात हो। अंधकार के राजा की आत्मा वाले स्क्रॉल के बारे में क्या? हैरिस का परिवार उस स्क्रॉल का मालिक है, वे निश्चित रूप से एक साधारण परिवार नहीं है। लेथेल ने आगे पूछा। लिलिथ ने कंधे उचकाकर कहा, वास्तव में यह एक सामान्य जादुई स्क्रॉल था। बाद में एमलेथ ने इसे अंधकार राजा की आत्मा वाले स्क्रॉल में बदल दिया। उसे कैसे पता चला कि यह वह पुस्तक है जिसमें डार्कनेस किंग की आत्मा है? लेथल ने पूछना जारी रखा, वह यह मानने का कारण खोजने की कोशिश कर रहा था कि हैरिस एमलेथ द्वारा बनाया गया कोई पुरुष नायक नहीं था। ये बहुत सरल है, आखिरकार एमलेथ बहुत अमीर है। लिलिथ ने कंधे उचकाए और कहा, चूंकि वह इतनी अमीर है, वह चच के साथ व्यापार भी कर सकती है, इसलिए उसके लिए ये सब पाना सामान्य बात है। लेथेल ने गहरी सांस ली, उसे रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। वह जानता था कि एमलेथ शक्तिशाली और बहुत चतुर है, लेकिन उसे नहीं लगता था कि वह इतनी चतुर है कि वह एक पुरुष नायक भी बना सकती है। इससे उनकी धारणा टूट गई और उपन्यासों के बारे में जो प्रमेय वे जानते थे वे भी टूट गए। क्या हुआ? क्या तुम डर रही हो? लिलिथ ने अपना मुंह ढक लिया और शरारत से मुस्कुराई। ओए, क्या तुम्हें नहीं लगता कि वह डरावनी है? वह तो क्या? लिलिथ ने एक बार फिर लेथेल को बीच में रोकते हुए कहा, भले ही वह एक पुरुष नायक बना सकती है, लेकिन वह वास्तव में पुरुष नायक नहीं है। एलेक की तुलना में आपके लिए हैरिस को मारना आसान था। ये सिर्फ एमलेथ हैरिस को बचाने की कोशिश कर रहा है, ये जानते हुए कि वह एक मोहरा है जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे पहले वह शायद हैरिस का उपयोग सिर्फ आपको प्रेरित करने और आपको प्रयास करने और मजबूत बनने की इच्छा शक्ति देने के लिए करना चाहती थी। लेकिन आज के बाद शायद वह हैरिस का उपयोग करने का उद्देश्य बदल देंगी। लेथेल ने भौहें सिकोड़ते हुए महसूस किया कि लिलिथ कोई साधारण नायिका नहीं लगती। चाहे वह महिला नायक हो या महिला खलनायिका, उसका वर्ग संभवतः बॉस श्रेणी का है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसने आह भरते हुए कहा, तो अब हमें क्या करना चाहिए? ऐसा लगता है कि मैंने एमलेथ के साथ युद्ध शुरू कर दिया है। उससे जीतने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? वास्तव में आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लिलिथ मुस्कुराई और बोली, मुझे लगता है कि उसे कई सीमाओं का सामना करना पड़ता है, इसलिए वह आपसे संपर्क करने के लिए अन्य लोगों का उपयोग करती है। क्या मतलब है तुम्हारा? लेथेल ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, वह सीधे मुझ पर हमला नहीं कर सकती। ये सही है। लिलिथ ने सिर हिलाया और कहा, अगर उस पर कोई प्रतिबंध न होता, तो क्या आपको लगता है कि आप इस तरह से स्वतंत्रतापूर्वक घूम सकते थे? लेथेल ने सोचा, लिलिथ ने जो कहा वह पूरी तरह से उचित था। एमलेथ के अत्यधिक अधिकारपूर्ण व्यक्तित्व के साथ, वह निश्चित रूप से उसे ढूंढ लेगी, उसे पकड़ लेगी, और अन्य जटिल तरीकों का उपयोग करने के बजाय तुरंत उसे तहखाने में बंद कर देगी। शायद लेथेल को वह समय याद आया जब वह एमलेथ से मिली थी। वह उसे छूना चाहती थी लेकिन ऐसा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई और उसने कहा, उसकी सबसे बड़ी सीमा यह है कि वह मुझे छू नहीं सकती या नुकसान नहीं पहुंचा सकती। शायद ऐसा ही है। लिलिथ ने जवाब में सिर हिलाया। लेकिन आप और अन्य नायिकाएं ऐसा कर सकती हैं, लेकिन वह ऐसा क्यों नहीं कर सकती? लेथेल ने उलझन में पड़कर भौहें सिकोड़ लीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके दिल में। लिलिथ मुस्कुराई और अपनी तर्जनी उंगली उठाई, लेथेल की छाती की ओर इशारा करते हुए, ठीक जहां उसका दिल था, आपके मन में भी एक छोटा सा विचार है। बस एक छोटा सा विचार है कि आप भी उस व्यक्ति को पसंद करते हैं। यही कारण है कि अन्य नायिकाएं भी तुम्हें छू सकती हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि एमलेथ ने एक बार तुम्हारे साथ कुछ बहुत बुरा किया था, जिससे तुम्हारे लिए उसे पसंद करना असंभव हो गया, है ना? लेथेल ने आह भरी और थोड़ा सिर हिलाया। वह बताना चाहता था कि उसके पिछले जन्म में एमलेथ कौन था। हालांकि यह उसके और डेंडाइट के बीच का रहस्य था, इसलिए वह ये नहीं बता सका। तुम्हें बस ये जानना है कि वह एक शैतान है। लेथेल ने दांत पीसते हुए कहा, अगर हम उसे हरा नहीं सकते, तो हम उससे दूर रहेंगे जितना संभव हो सके। हालांकि मैंने एक घातक गलती की, वह ये कि मैंने उसके खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। मुझे डर है, ये युद्ध केवल तभी रुकेगा जब हम में से कोई या वह सफल हो जाए। लेकिन मुझे डर है कि मेरे जीतने की संभावना बहुत कम है। अचानक लिलिथ ने अपनी तर्जनी का इस्तेमाल करके लेथेल के होठों को बंद कर दिया। वह मुस्कुराई और बोली, चिंता मत करो, तुम्हारे पास अभी भी मैं, अकना, राइन और कई अन्य लोग हैं। हर कोई तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार है। वह अभी भी नहीं जानती कि आप क्या करने की योजना बना रहे हैं, इसलिए हमारे पास जीतने का मौका है। यद्यपि जीतने की संभावना बहुत कम है, फिर भी कम से कम हमारे जीतने की संभावना तो है। ये सुनकर लेथेल ने सिर हिलाया, उसकी आंखें धीरे धीरे दृढ़ होती जा रही थीं। वह हंसा और बोला, हाँ, जब तक मैं तुम्हारी खूबसूरती वापस लाऊंगा, मैं निश्चित रूप से तुम्हारे लिए बिस्तर से उठना असंभव कर दूंगा। एक दुष्ट भेड़िया मुझ पर हमला करने वाला है, कृपया मुझे बचाओ। लिलिथ ने चीखने का नाटक किया, फिर उत्तेजक ढंग से हंसी। अल्पविराम। दूसरी ओर रिक्का ने आवश्यक चीजें खरीदने के बाद सराय में वापस जाने की जल्दबाजी नहीं की, बल्कि साम्राज्य के पास स्थित गोबलिन वन में प्रवेश कर गया। वहां पहुंचने में गाड़ी से 2 घंटे लगे, जिसके बाद उन्होंने बारोसिक से चुराई गई चीजों का अध्ययन करना शुरू किया। यह अविश्वसनीय है, रिक्का ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, ये सभी अत्यंत दुर्लभ सामग्रियां हैं। बस एक चीज का दिखना ही अनगिनत लोगों को उन्मत्त होकर लड़ने के लिए पर्याप्त है।
ऐसा लगता है उस बच्चे में कोई गुप्त प्रतिभा है। ये किसी प्रकार की क्षमता है जो उसे चीजों को समझने में मदद कर सकती है। हालांकि लेथिल सचमुच मेरा भाग्यशाली आकर्षण है।